कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें आप बचे हो, आपको लगा हो कि आज तो हो गया अपना काम? मेरा पहला ही ऑपरेशन, मतलब पहला ऑपरेशन था, पहला एनकाउंटर था। ओके। तो उसमें गोलियां चली, मुझे पता ही नहीं चला कि गोलियां चल गई हैं। तो उसके बाद आपने कितने को ठोका? डिसेंट नंबर। जो अभी शायद आपने सुना होगा हिडमा जो मारा गया है। जी हाँ जी। तो मेरे एक दोस्त की यूनिट थी, छत्तीसगढ़ में ऑपरेट कर रहे थे। उनका एनकाउंटर चला था, दोपहर को शुरू हुआ था और अगले दिन सुबह तक। सांप खा जाते हैं? हाँ, सांप वो तो फिर अब सर्वाइवल का आपको सिखाया जाता है। ओके। सांप हो गया, कोई जानवर, बिच्छू हो गया, अगर एक्सपोजर मिल जाए तो हो सकता है वो भी तो अच्छा काम करे। करेक्ट। तो इट्स नॉट अबाउट कि कौन अच्छा है, मोदी जी को ज़्यादा खतरा है या पुतिन को ज़्यादा खतरा है। हर एक वीआईपी का अपना अपना थ्रेट प्रोफाइल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रियल वॉरियर विथ राकेश शर्मा में आपका स्वागत है। जब आप अपने घर में चैन से सोते हैं तो कोई सीमा पे, कोई जंगल में, कोई पहाड़ों में अपनी ड्यूटी करता है। तो आज यूनिफॉर्म में नहीं है, लेकिन उसी जज्बे के साथ, उसी इतिहास के साथ हैं कोबरा कमांडो, एनएसजी कमांडो, मिस्टर राज सिरोन। आपका स्वागत है। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो राज जी, कमांडो बनने का चस्का कहाँ से लगा? ये चस्का मैं कहूँगा चस्का कहीं से नहीं लगा। बस जब फ़ौज में गए तो वहाँ पे किसी की यूनिफॉर्म देख ली थी। बिकॉज जब आप एज अ किसी कमांडो या एसएफ में जाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म और चाल ढाल उनकी अलग ही होती है, तो वो पसंद आ गया था। अदरवाइज़ कभी मैंने सोचा नहीं था कि पहले फ़ौज में जाना है, वो भी नहीं सोचा था। अब फ़ौज में चले गए तो एसएफ में जाना, वो भी नहीं सोचा था। बस ये था कि एक कोई देख लिया था, वर्दी पसंद आ गई थी, तो लगा कि नहीं यार इसको ये चाहिए। फिर बाद में पता लगा कि यहाँ तो एक्शन देखने को मिलेगा, तो दैट वाज लाइक आइसिंग ऑन द केक की मज़े ही मज़े। तो जैसा फिल्मों में देखते हैं कमांडो ऑपरेशन होता है और एक्चुअल ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि 19-20 का तो नहीं, पर ये कि 1 और 100 का फ़र्क रहता है। जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, मतलब अगर मूवीज़ में 100 दिखाया गया है तो असलियत में 1000 होता है उसका डिफरेंस, इतना आप मान लीजिए। तो हार्डशिप वगैरह वो नहीं दिखती है, और क्या प्रिपरेशन जाती है उसके पीछे वो नहीं दिख पाता है उसमें। राजी, हम आपके प्रिपरेशन के बारे में सेपरेटली बात करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में पहले गेस्ट हैं फ्रॉम दी कोबराज। हमने एनएसजीज, मार्कोस एंड एसएफ से काफ़ी डिस्कशंस कराए यहाँ पे। कोबरा इज़ ए सेपरेट टॉपिक एज सच, और ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक आज के जो पर्टिनेंट है देश में, उससे डील करता है। तो विल स्टार्ट विद दी प्रॉब्लम इटसेल्फ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इटसेल्फ, माओइज्म, जिससे कोबरा कमांडो डील करते हैं। तो इन ब्रीफ माओइज्म क्यों है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमारे गेस्ट को बताएंगे। माओइज्म क्या है कि जैसे कार्ल मार्क्स था, जो लेफ्ट जो आइडियोलॉजी है, जो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी, जो पूंजीवाद जो हिंदी में बोलते हैं, उसके अगेंस्ट उसने दिया था सोशलिज्म और कम्युनिज्म का एक कॉन्सेप्ट। तो उसी की रूपरेखा के ऊपर फिर उसमें आया लेनिनिस्ट का भी आया उसमें, मतलब लगा लीजिए कि आइडियोलॉजी बेस वही है, उसमें से ऑफ शूट्स आए उसके। तो ऑफ शूट जो लेनिज्म वाला जो आइडियोलॉजी, स्टालिन लेनिज्म वाला, उसमें से ऑफ शूट निकला माओइज्म का, लेनिज्म वाला फॉलो करते हुए। बिकॉज उनके उसमें ये था कि वॉलेंस का इतना वो नहीं था। माओइज्म में क्या बोला कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। ओके। उनकी जो एक लाइन स्टेटमेंट था ये था कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो अगर आपके हाथ में हथियार है तो मीन्स आपके हाथ पावर है। तो क्या स्टेट के अगेंस्ट हथियार उठाएंगे? किसी के अगेंस्ट उनका वो नहीं था, और उनके अपने मकसद के लिए जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसको अचीव करने के लिए वो किसी को मारना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। तो ये था। तो जो माओइज्म जो हम सो कॉल्ड बात कर रहे हैं, तो ये चाइना से आया है। तो अपने माओ ज़ेडुंग का नाम सुना होगा, जिन्होंने चाइनीज़ रेवोल्यूशन लाकर फिर अपना वो 1950s में वहाँ पर अपना इस्टेब्लिश किया चाइना के। जो काफ़ी उनका स्ट्रगल चला लंबा, ऐसा नहीं था कि भाई 2-4 साल में हो गया था। काफ़ी टाइम वो अंडरग्राउंड रहे, फिर गुरिल्ला वॉरफेयर में उन्होंने जो स्टेट को हराया, फिर तब जाके अपना सब कुछ सेटअप किया। तो जो अब जो चला आ रहा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वगैरह, जो पीआरसी आप देख रहे हैं, वो उन्हीं का चलाया हुआ है, उन्हीं का इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है। तो वहाँ से देखिए, जब कोई भी एक देश है तो उसमें हर एक आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले कुछ ना कुछ लोग होंगे। हर एक आदमी को एक ऐसा हो नहीं सकता कि भाई कि एक ही आइडियोलॉजी पसंद आए। तो हमारे देश में बिकॉज जब उस टाइम अंग्रेजों का रूल था तो लेफ्ट विंग वाले लोग भी थे, उनकी आइडियोलॉजी दे सपोर्टिंग लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, कुछ नेशनलिस्ट भी थे, हर तरह के लोग थे। तो क्या हुआ कि
कुछ नेशनलिस्ट, ये सॉरी लेफ्ट वाले भी आ गए। सो 19 जब देश आज़ाद हो गया तो देखा कि भाई अब देश आज़ाद हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है, तो चीज़ें समेटने के लिए तो कुछ एरियाज पिछड़े रह गए, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और कुछ सोशल इश्यूज भी थे और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी थे। अब जैसे जमींदारी वाला हो गया, ये कुछ बंगाल में स्पेशली, तो वहाँ ज़्यादा वो था। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, नॉट गोइंग इनटू डीप डिटेल। नहीं, वो मैं सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई दोस पर्टिकुलर एरियाज ओनली, वो कहीं भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जब बंगाल वगैरह में यहाँ पर ये क्या हुआ कि आज़ादी के इतने टाइम होने के बावजूद भी जो जिस तरह की डेवलपमेंट या जो रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, चाहे लैंड रिफॉर्म्स हो गए या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो गए, लॉ रिफॉर्म्स हो गए, वो नहीं हो पा रहे थे। उस वजह से क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को, माओइज्म को उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें ऐसे हालात नहीं सुधरेंगे, वी हैव टू पिक अप गन्स। तो पहला जो इंसिडेंट था नक्सलबारी गाँव है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गाँव के लोगों ने। फिर वहाँ से एक नक्सल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नक्सल नाम यहीं से पड़ा है? नक्सल नाम, नक्सल अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि भाई माओइज्म के उसका है। तो नक्सल बारी गांव है, वहाँ से नक्सलिज्म की वो स्टार्ट हुई है। तो वहाँ से ऐसे शुरू करते, चारू मजूमदार और कानू सहल वगैरह इनके वो लीडर थे उस टाइम, तो वहाँ से शुरू हुआ और ऐसे करते हुए तो काठमांडू से तिरुपति वाला जो कॉरिडोर, जो सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर बोलते हैं, वहाँ तक वो फैला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है। और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक के फैलता चला। हाँ बिल्कुल, आप देखिए नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, थोड़ा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र ऑल्सो, और आंध्रा और तिरुपति। लिमिटेड प्लेस में है ये। लिमिटेड आप लगा लीजिए कि ऐसे प्लेस में जहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम मिले जहाँ आप छुप सके, वहाँ से ऑपरेट करें। जंगल रिसोर्सेज एरिया, जहाँ पर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो जहाँ पर जो स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एब्सेंट है वहाँ पर। ओके, ये इसी से रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम माओइज्म या नक्सलिज्म को अगेंस्ट हैं, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, बट डेफिनेटली जो उसको यूज़ कर रहे हैं या जो इस आइडियोलॉजी में जी रहे हैं, उनको पक्का कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा जो इतने सालों से चला आ रहा है। देखिए, इसमें क्या है कि एक होता है कि आप आइडियोलॉजी से प्रभावित हो गए, फिर तो आपको सही गलत के लिए आपको कोई मायने रहते नहीं है, बिकॉज आपको तो जो भी आप चीज़ हो रही है या होगी या हो चुकी है, आपका एक चश्मा पहन लिया आपने, तो आप उसी फिल्टर के थ्रू देख रहे हैं। तो फिर आप उसमें ना सही गलत का मायने आपके अपने अकॉर्डिंग होते हैं। तो आप वो मुझे लगता है कि वो आपके एक बायसनेस ऑलरेडी आ जाता है। आपने नक्सल और ये अफेक्टेड एरियाज को बहुत अच्छे से देखा है, तो गो टू देयर शूज, आप उस फ्रंट में जाइए कि अगर आप वहाँ के बासिंदे होते या रहे होते आज से 50 साल पहले, तो माओइज्म या नक्सलिज्म ने क्या एक फ़ायदा दिया उस रीजन को, ओके, अदर देन पॉपुलैरिटी और बीइंग हर्ड वाली जो हम बात लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, सरकार को नुकसान पहुंचाने के अलावा? ओके, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जहाँ जिस भी एरिया में ये फैला, हो सकता है कि कुछ एरियाज़ में कुछ अलग रीजंस रहे हों फैलने के, ठीक है, पर जब मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर या जो भी है, तो अगर आप देखेंगे, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, तो जब आप देखेंगे आप 75-80 साल बाद देश आज़ाद हो चुका है, 75-80 साल हो चुके हैं, और अभी तक उस एरिया में सो कॉल्ड जो डेवलपमेंट, जो सरकार जो हमारी पीछे बोलती आ रही है कि डेवलपमेंट विकास के नाम पर विकास काम हो रहा है, मैं किसी गवर्नमेंट को अगेंस्ट नहीं बोला, पर आप देखिए कि जहाँ हमारा देश एक IT सर्विसेज का एक वो सो कॉल्ड लीडर बन गया, और जब वो आप उस एरिया में जाते हैं तो यू सी कॉन्ट्रास्ट ऐसा नहीं कि भाई 1925 का या 1930, नो, 19 और 2000 का। माय गॉड, ओके, वहाँ लोगों को पीने को पानी नहीं, प्रॉपर रोड भी नहीं है। रोड तो बहुत लग्जरी वाली बात कर दी अच्छा, आपने, वहाँ पीने को पानी नहीं है। ओके, खाने के लिए वो बस जो राशन उन्होंने एक साल में कोई फसल उगा ली, उस पर जिंदा है, जंगल में निर्भर है उस पर, कपड़े नहीं है ढंग से पहनने के लिए। आज भी उनको पहनने के कपड़े? मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आज से 10 साल पहले की बात 10 साल पहले मैंने वहाँ ऑपरेट करना शुरू किया था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो देन यू कैन सी द डिफरेंसेस, राइट। तो और जब क्या कहते हैं, अब बात आती है जो आपके क्वेश्चन पर कि भाई वहाँ पर ऐसे क्यों वो आके पनपा वहाँ पर, तो आप ये देखिए कि जब वहाँ पे स्टेट एक पावर वैक्यूम बना हुआ है, वहाँ पर एक कोई है ही नहीं कुछ कंट्रोल करना, ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे लोग कोई मर रहा है तो मर ही रहा है। अब ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हमने खुद देखे अपने सामने कि कोई बीमार आदमी को बाहर उस एरिया से हॉस्पिटल तक लाने में मर गया वो। और मैं आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स जिसमें फौज जो वहाँ के जो लोकल लोगों को वहाँ से निकाल के ला रही, बीमार हो गए जो उनको ट्रीटमेंट के लिए, कितने सारे इंस्टेंसेस हैं कि CRPF हो गया, BSF हो गया, वो निकाल के लेकर आ रहे हैं उन लोगों को।
और विदाउट हाथों में मतलब कुछ Stretcher. कंधों पर लेकर कंधों पे आए। वो लकड़ी के खाट पे लेकर खाट आए। बना लेते हाँ। हैं। आप सोचिए कि आप बोले कि भाई गाड़ी क्यों नहीं भेजी, गाड़ी तो वहां जाएगी जहाँ रास्ता होगा, रास्ता हो। कि तो रास्ता ही नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतने सालों से नक्सलिज्म चला आ रहा है, लोकल सिटीजन को कोई एक फायदा जो नक्सलिज्म ने दिया हो? मैं वही बता रहा हूँ। फायदा आप देखिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने भाई एकदम तख्ता पलट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट हाँ, जहाँ उनका कोई माँ बाप नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देख रेख करने वाला नहीं था, एटलीस्ट ये जो नक्सल जो भी आप बोले हैं इनको, ये आकर उन्होंने कुछ थोड़ा सा चीज़ें इनिशिएट करना शुरू Okay. किया। मतलब भोले वाले लोगों को कहीं ना कहीं अब ट्रैप में वही है लिया। कि इस लाइक कि भाई मैं भूखा मर रहा हूँ, कोई मेरे लिए आ गया, चलो ठीक है, वो माओइस्ट आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट लोग आ गए, वो तो कोई नेशनलिस्ट आता तो वो उसकी बात उसकी भी बात मान लेते हैं। पॉइंट तो ये है ना कि उनके पास कुछ था ही नहीं है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो ट्राइबल लोग दे आर हाईली इन्फ्लुएंस विद देयर आइडियल, नो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। करेक्ट। सो दैट वाज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वहां पर आया, मतलब मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि जब वहां पर नक्सलिज्म आया, एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता तो चला कि ऐसे कुछ जगह भी रह गई है, यस, वेरी और वहाँ डेवलपमेंट अब हो रही चाहे है। वो गलत रीजन की वजह से न्यूज में आया, एटलीस्ट न्यूज में तो आया, अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं चलता। कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी है। एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आजकल के भी एग्जांपल ले लो आप, अगर कोई सोशल मीडिया पर चीज आ गई तो लोगों को पता चल जाता है, अदरवाइज जब कुछ भी हो जाए किसी को क्या पता चल रहा है। सो इन दैट कंटेक्स्ट और प्रिटेक्स्ट मैं ये कहूंगा कि हाँ, नक्सलिज्म आया तो एटलीस्ट एक जो काम अब जाके हो गए हैं वो 70 से 50 साल और भी ना हो पाते हो। तो ये है। अच्छा, एक मैं बात करूंगा, सरकार कह रही है कि 2026 तक जो पूरे भारत से नक्सल खत्म हो जाएगा, लोग सरेंडर कर रहे हैं। आपने 5 सालों तक एज ए कोबरा कमांडो ऑपरेशन किया है, तो अब हम बात करेंगे कोबरा कमांडो के ऊपर, आपके रोल के ऊपर, और नक्सल को पूरे भारत से खत्म करना। जो ये गवर्नमेंट का मैंडेट है कि मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि फोर्स की जो कोबरा की जो फाइटिंग स्पिरिट है उसमें कुछ चेंजेस है। पहले भी हम अच्छा काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, पर मैं वही है ना कि जब सारे फैक्टर्स एक साथ मिल जाए, अलाइन हो जाए, तब अच्छा काम होता है। अब क्या है कि गवर्नमेंट की विल खुद की हो गई कि भाई हमें ये करना है, खत्म करना है, तो इसलिए आप देखेंगे कि इतनी सारी किलिंग्स और इतने सारे अरेस्ट और वो सब हो रहे हैं, सरेंडर्स हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है कि पहले गवर्नमेंट की विल नहीं थी। विल इन द सेंस कि आप देखो कि मे बी सेंटर पे विल हो तो स्टेट की विल नहीं थी। ओके। और फोर्सेस देखो आप वैक्यूम में काम नहीं कर सकती है कि भाई ऐसा नहीं कि ऊपर से ऑर्डर आ गए और जाओ ऑपरेशन कर दो, नहीं यार, इंटेलिजेंस नहीं आएगा सही इनपुट। अब ऐसा तो है नहीं ना कि भाई कि झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार कोई 2-4 किलोमीटर का एरिया ढूंढ के मार दो, हजारों स्क्वायर फीट में एरिया फैला पड़ा, जंगलों में। इसलिए कि सुई ढूंढने वाली बात है उसमें। क्या जो लोग सरेंडर करते हैं उनका रीसेटलमेंट सरकार देखती है? झारखंड का तो मुझे पता है कि झारखंड गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई थी, जो सरेंडर नक्सली होंगे सो दे विल, उनके जो भी केसेस वगैरह हैं सबको ड्रॉप कर देंगे, उनको एज अ नॉर्मल सिटीजन दे विल एक्सेप्ट, और उनको शायद कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स वगैरह भी है। ओके। तो ये उनकी स्कीम मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। एग्जैक्टली वही। बट मुझे लगता है कि मैं इसके अगेंस्ट में था कि अगर आपने इतना खून खराबा कर रखा है, इतने लोगों को मार रखा है, आपने चलो केस ड्रॉप कर दिए, वही बंदा कुछ टाइम बाद जाके पॉलिटिक्स में आ जाता है। खैर वो तो एब्रेशंस रहेंगे ही रहेंगे। अभी हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस तरह नक्सलिज्म ने, आपने एक फ़ायदा हमें बताया, ऐसे नुकसान तो बहुत हैं। नक्सलिज्म एक प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताइए जो नक्सलिज्म पोज कर रही थी इंडिया को। जो पोज करने वाला है कि चलिए गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि उनसे बोलते, गवर्नमेंट बोलते हैं ठीक है आप अपना मैनेज करो, तो वो चीज़ें मैनेज करेंगे कैसे, कहाँ से फंड्स लाएंगे? इस तरह के एरिया को डेवलप करने के लिए, इंफ्रा डेवलप करने के लिए फंड्स तो चाहिए। गवर्नमेंट चलो एक कंडीशन में कहते हैं कि चलो ठीक है भाई आप राज करो, तो भाई आप हो तो लैंड लॉक्ड, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज कैसे एक्सप्लोर? गवर्नमेंट कहते हैं अब तो हम बाहर ही नहीं जाने देंगे। वो एक ये छोटा सा माइनर सा इशू है। दूसरा क्या कहते हैं कि अब ये थ्रेट क्यों बन गया? थ्रेट इसलिए बन गया कि चलो गवर्नमेंट लगा कि नहीं हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए, तो वो डेवलपमेंट मेजर्स अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बनाया, स्कूल की बिल्डिंग उड़ा दी, रोड बनाया तो रोड उड़ा दी, मशीनरी में। क्वेश्चन आता है क्यों उड़ा दी उन्होंने? वो इसलिए उड़ा दिया ना कि वो नहीं चाहते कि उनका वर्चस्व जो उन्होंने बनाया है लड़ झगड़ के, लूट लाट के, वो खत्म हो। ओके। इट्स लाइक ना कि आप देखें ना कि JNK में जो आर्टिकल हटाया, उनका जो स्पेशल स्टेटस था हटाया, तो क्यों आग लगी? नहीं समझा? राइट। इट्स लाइक कि एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रखा था, अब वो चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं तो इट्स लाइक मेरा स्टेटस मेरे उस पे आंच आ रही है ना। करेक्ट। तो ट्रम्प के साथ जैसा हो रहा है वो भी, मतलब जो यूएस की हेजीमनी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2,
वो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हो रही है तो उसको दिक्कत हो रही है। तो इस लाइक सिंपल सी बात है कि भाई कहीं किसी एरिया में आप राजा थे, कोई दूसरा आगे बोलता ही नहीं यार आप हटो, अब हम अच्छे से काम कर दिखाएंगे, तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। एग्जैक्टली तो बट ये तो अगेंस्ट द डेवलपमेंट है बात। ये वहाँ के लोकल पब्लिक को तो समझ में आ रही होगी कि स्कूल इज बेटर डेवलपमेंट दैन पिकिंग अप द आर्म्स। अब हाँ, इसमें मैं बताता हूँ कि 2015-16 की मैं बात बताता हूँ कि उस टाइम जो ये लोकल लोग थे ना, वो बीच में सैंडविच की तरफ फंस गए थे। ये बात है, ये एक अलग पर्सपेक्टिव आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। हाँ, ये वो सैंडविच की तरफ फंस गए थे। अगर वो हमारा साथ देते हैं तो ये इनको मारते हैं, नक्सली मारेंगे। हाँ, अगर ये उनका साथ देते हैं तो हम उनको परेशान करते हैं। मतलब उन्होंने पहले समझौता कर लिया, भाई उनके साथ थे वो, बट उनको लगा कि हाँ हमको फायदा भी हो रहा है। और इसी बात है, जब स्टेट आएगा, एक्चुअली स्टेट का अच्छा इंटेंट है उनके लिए काम करने का, बट वो एकदम से वो नहीं हो सकता ना कि अलग हो जाए। तो इस वजह से जो जनता है, जो लोकल लोग हैं, उनको आने में इसलिए थोड़ा टाइम लगा। और चीज़ें हो रही है, जो गवर्नमेंट की चीज़ है वो बेनिफिट और वेलफेयर नीचे तक पहुंचेगा ना, जब वो ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक जाएंगी चीज़ें, तो ऑब्वियसली थिंग्स विल अलाइन और वो होगा। तो मैं आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ झारखंड। जब मैं गया था तो उसमें 80% ऑफ झारखंड वाज इन्फेस्टेड विद दिस प्रॉब्लम। अब तो लगा लो कि शायद 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट रह गए बस, दैट टू जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर के आसपास वाले। तो राज जी, आप लोग कैसे जो सिविल पब्लिक वहाँ से, उनको अपने खेमे में कैसे करते थे और उनको तैयार करते थे कि आपका साथ दें? चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करें, चाहे JNK में ऑपरेट करें, कहीं भी ऑपरेट करें, सिर्फ फोर्स के बलबूते पर आप वहाँ पर डेवलपमेंट या जो चीज़ आप लाना चाहते हैं वो नहीं हो सकती। करेक्ट। अगर वो चीज़ लाने के लिए आपको क्या, फोर्स प्लस वेलफेयर और डेवलपमेंट साथ काम करेंगे, तभी वो हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, ऑपरेशन कर रहे हैं साइड बाय साइड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या हमारे थ्रू मिलकर सिविक वेलफेयर, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स, कैप्स बोलते हैं, फौज भी करती है जैसे JNK में, नॉर्थ ईस्ट में, तो उनके थ्रू लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप मेजर करते थे। जैसे मेडिकल कैंप्स लगा दिए वहाँ, जैसे मैंने बताया ना कि बेसिक दवाइयाँ तो दूर की बात है कि बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, कैंप्स लगा दिए, कपड़े वगैरह बांट दिए, राशन वगैरह बांट दिए, इस तरीके से, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई हम लोग आपको परेशान करने के लिए नहीं है, हम एक्चुअली वी आर देयर फॉर यू टू योर कलेक्टिव वेलफेयर, उस तरह के लिए। तो इस तरीके से धीरे, और ये चीज़ है ना कि ऐसा नहीं होता कि 1 साल में हो जाता है, इट इज़ अ वेरी मतलब लॉन्ग प्रोसेस, और धीरे धीरे ही काम होता है उन चीज़ों में। अब राज जी, एक कोई टफ ऑपरेशन जिसमें आपने मैक्सिमम नक्सलियों का सफाया किया हो? देखिए, मेरी तरफ से तो चाहे किसी में एनकाउंटर हो या ना हो, ऐसे एरिया में ऑपरेट करना ही, हर एक ऑपरेशन ही टफ होता है। करेक्ट। बिकॉज आप दुश्मन की टेरिटरी में आप 3 चीज़ों से लड़ रहे हैं। एक तो खुद का सर्वाइवल हो गया, बिकॉज ऑफ पानी नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिर दूसरा जंगल में सर्वाइवल, जंगल की जो मुसीबत है उनसे बचना है। फिर एनिमी से बचना है आपको। ठीक है, अपना सारा सामान कैरी करना है, सारा सामान, वो तो खैर पार्ट ऑफ हमें सिखाया जाता है, हम सीखते हैं, दैट इज वो ठीक है। बट पॉइंट है कि जब आप 3 फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं तो एवरी ऑपरेशन बिकम्स अ ऑपरेशन फॉर सर्वाइवल। करेक्ट। ठीक है, हाँ, रही बात कि भाई जहाँ एनकाउंटर्स हैं वहाँ थोड़ा प्रोबेबिलिटी और रिस्क बढ़ जाता है। सो 4-5 ऑपरेशन कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुए और किलिंग्स वगैरह हुई हैं। रही बात कि कौन सा मुश्किल था, तो आई से कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन सा मुश्किल था, कि जिस टाइम जब कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है ना, तो वहाँ क्या होता है कि एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको नहीं पता लग रहा कि कहाँ चोट लग रही है, कहाँ कांटा लग गया और कहाँ से कहाँ छिल गए आप। बट वहाँ तो ये होता है कि बस ठीक है, आपको टारगेट दिख रहा होता है और आपकी टीम आपके साथ चल रही होती है और गोलियां चल रही होती हैं। बस गोलियां दिखती नहीं है कि कोई बोले गोलियां दिख जाती दिख रही, गोलियों की बस पत्तों से पेड़ों टकराती है, पता लग रही है कि हाँ गोलियां जा रही हैं। उनके पास भी AK-47 AK-56 MMG होता है? MMG तो शायद बहुत कम मिलता है। हाँ, AK-47 उनके जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके पास होता है, इंसास होता है, SLR होता है। तो ये सारे हथियार वो हैं जो उन्होंने पुलिस वजह से पहले लूटे हुए हैं। तो वो है, तो उनसे फिर आप लड़ाई करते हो। तो रही बात वेपनरी की, तो वेपनरी में ऑब्वियसली वो हमसे इतने अच्छे नहीं है। और हाँ, बट उनको थोड़ा ये फायदा हो जाता है कि वो उनके पास जो मैक्सिमम फाइटिंग फोर्स और लोकल रहती है, उसी ग्राउंड टेरेन नॉलेज, एरिया को जानते हैं। ठीक है, हमारा क्या है कि आज मैं इस डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहा हूँ, हो सकता है कल मैं वहाँ जाकर ऑपरेट करूँ, मेरा कोई फिक्स्ड व्यवहार नहीं है। लोकल सपोर्ट भी मिल जाता होगा उनको। देखिए, चाहे टेररिज्म हो या इंसर्जेंसी हो, विदाउट लोकल इकोसिस्टम के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। करेक्ट। अगर मुझे यहाँ के आपके इस एरिया में रहना है तो मुझे आप जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, राइट?
अब मुझे आपके घर में चोरी करनी है तो घर के में से कोई बता, आसपास कोई बताएगा नहीं कि हाँ भाई यहाँ इस घर में घर का भेदी होना चाहिए कोई। एग्जैक्टली वही, तो एक लोकल इकोसिस्टम रहेगा तभी उस चीज़ सर्वाइव करेंगी। कश्मीर में क्यों टेररिज्म सर्वाइव कर रहा है? बिकॉज लोकल इकोसिस्टम बना हुआ है। अब यहाँ पर लोकल इकोसिस्टम खत्म करते जा रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी अभी किस लिए है कि बिकॉज अभी वहाँ पर इंटरनेशनल इको और लोकल दोनों का नेक्सस चल रहा है, तो इस वजह से चीज़ें अभी भी कंटिन्यू है। तो ये कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें आप बचे हो, आपको लगा हो कि आज तो हो गया अपना काम? मेरा पहला ही ऑपरेशन, मतलब पहला ऑपरेशन था, पहला एनकाउंटर था। ओके। तो उसमें गोलियां चली, मुझे पता ही नहीं चला कि गोलियां चल गई हैं। ओके। बिकॉज ठीक है आपने ट्रेनिंग करी है, सब कुछ किया, पर ग्राउंड में जो काम होता है वो ग्राउंड में पता चलता है आपको। ठीक है, सो हम रिज से पहाड़ से नीचे आ रहे थे, हमारी टीम्स का एनकाउंटर चल रहा था नीचे। ओके। तो वहाँ पर क्या था, एनकाउंटर हो रहा था, एस्टेब्लिश हो रहे थे, बट वो भाग रहे थे इधर से उधर। 2-3 टीम ऑपरेट कर रही थी, तो हमें बोला था ऊपर से आओ ताकि इनको स्क्वीज इन कर सके एरिया में। चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेर लिया। तो मैं ऊपर से आ रहा था, तो ठीक है मेरे स्काउट को नीचे लोग दिखे, तो उन्होंने फौज की वर्दी पहनी हुई थी। ओके। हाँ, फौज की वो वर्दी जहाँ पर उनको होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज उस एरिया में कोबरा। अच्छा, नेक्स्ट लाइट ने फौज की वर्दी पहनी? हाँ, सीआरपीएफ की वर्दी पहनी हुई थी। ओके। तो ऑब्वियसली बात है, जब कोर एरिया में हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ सीआरपीएफ का जो नियरेस्ट लोकेशन भी 2-3 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर 2-3 बंदे अलग से क्यों बैठे हुए हैं? तो फिर भी एक डाउट तो रहता है कि सिविलियन ना मारे जाए, कोई फ्रेंडली उसमें ना जाए, बेटर है कि पहले, नहीं तो अदरवाइज ऐसा होता तो वो 3 लोग बैठे हुए तो अब शूट कर देते, गॉन, तुरंत गॉन। बट मैंने स्काउट को भेजा चेक कर, वो स्काउट गड्ढे में गिर गया, आवाज होगी, उन्होंने उठते फायर कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगा शायद वो एक कीड़ा सा होता है वहाँ पर ना, वो आवाज करता है चट चट चट, तो मुझे लगा वो है। तो मेरे बड़ी ने बोला साहब फायर हो गया, नीचे हो जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा फायर हो गया क्या? तो फायर हुआ, मैं पेड़ के आगे खड़ा हुआ, तो यहाँ पर गोली लगी थी। 1-2 इंच ऊपर से निकली। हाँ, मैं वही आई यूज्ड टू से कि यार मेरी हाइट कम है, थोड़ी हाइट ज्यादा होनी चाहिए थी, थोड़े और अच्छे लगते। देन दैट डे आई रियलाइज कि अच्छा वो मेरी हाइट कम थी। नहीं तो पहले ही उसमें फिर मैं आपके सामने नहीं बैठा कि ज्ञान नहीं दे रहा था। ओके। तो कम हाइट होने का भी फायदा आपने उठा लिया? नहीं, कम हाइट होने में मुझे लगता है कि जो जंगल ऑपरेशंस है ना, वहाँ पे बहुत फायदा रहता है, बिकॉज वो बहुत टाइम आपको झुक के चलना पड़ता है। जितनी ज्यादा हाइट होगी आपको उतना ज्यादा झुकना पड़ेगा। ओके। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, कुछ जूनियर्स भी थे जिनकी हाइट अच्छी थी, 6 फीट थी, तो वो कमर दर्द से परेशान रहते थे, क्योंकि काफी जगह झुक के चलना पड़ता है। क्रॉलिंग भी करना पड़ता होगा? क्रॉलिंग तो ठीक है, वो सबको बराबर सही है, बट मैनेज जब होता है झाड़ी से बचना, तो लंबा आदमी ज्यादा झुकना पड़ रहा है। करेक्ट। मैं तो थोड़ा सा निकल गया ऐसे, तो मतलब सब अपने फायदे नुकसान दोनों हैं। तो उस दिन के बाद मैंने कभी वो नहीं किया कि मेरी हाइट कम, जो है बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने कितने को ठोका? आप डिसेंट नंबर। ठीक है, डिसेंट नंबर। चलिए नहीं जाएंगे नंबर पे, लेकिन सफाया तो आप लोगों ने कर ही दिया लगभग। नहीं बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि सिंस 2008 कोबरा जब रेज हुई थी 2008 में, सो वी हैव डन वंडरफुल, मतलब वी हैव अचीव लॉट ऑफ एंड वंडरफुल अचीवमेंट्स ओवर देयर। और हमने इतने इनरोड्स बनाए और इतने मतलब फियर्स बैटल देखे, मैं नहीं कह रहा, अपना नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल कोबरा की बात कर रहा हूँ। इतने फियर्स बैटल देखे हैं कि लोग 24 घंटे एनकाउंटर में रहे हैं। ओके। तो जो अभी शायद आपने सुना होगा हिडमा जो मारा गया है, जी। तो मेरे एक दोस्त की यूनिट थी, छत्तीसगढ़ में ऑपरेट कर रहे थे, उनका एनकाउंटर चला था, दोपहर को शुरू हुआ था और अगले दिन सुबह तक। ये हिडमा इनकाउंटर? हिडमा। ओके। हाँ, उसकी और उसमें इशू ये हो गया था कि जो ये हिडमा वाली बटालियन थी, वो गांव वालों का सहारा लेकर लड़ रहे थे। ओके। नहीं समझे आप, मतलब गांव वाले खड़े कर रखे हैं आगे, फायर भी कर रहे हैं वो। तो सुनने में आ रहा है कि अब इनका लास्ट कमांडर था और इनकी मतलब कमर टूट चुकी है अब। नहीं, कमर तो बहुत पहले टूट गई थी, बट हाँ ये जो हिडमा था, जब मैं भर्ती हुआ था तब से इसका नाम सुन रहे थे। अच्छा। तो ये एक्चुअली क्या है, तो बटालियन कमांडर था उस टाइम। ओके। यूनिट जो होती है, फौज की यूनिट होती है, उस लेवल सीओ टाइप्स था। अभी ये तो जो मारा गया, अभी इसकी करंट जो पोजीशन थी, तो वो सीसीएम मेंबर था। ओके। इनके 2 विंग है, एक पॉलिटिकल विंग है और एक मिलिट्री विंग है। तो ये सीसीएम मेंबर था, जो एक टॉप में होती है, जो दोनों को कंट्रोल करता है। अच्छा। ये सीसीएम मेंबर बन गया था, बिकॉज ऊपर के मैक्सिमम लीडर्स का सफाई हो चुका था। तो ये सीसीएम मेंबर था। तो एक आप हमारे सामने ऐसे कोबरा कमांडो है, हम बहुत सारे इंटरव्यू सुनते हैं, पैरा एसएफ ये वो, कोबरा इतने मतलब वैलियंट ऑपरेशंस करती है और इतने रिनाउंड हमें फ्रूट्स देती है इंसर्जेंसी के अगेंस्ट। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, इसकी जेनेसिस क्यों हुई और क्यों ज़रूरत पड़ी, एंड व्हाई इट इज़ प्रूविंग इट टू बी ए सक्सेसफुल एज ऑन डेट। कोबरा इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ सीआरपीएफ। ओके। तो जो सीआरपीएफ 2008 से पहले थी और 2008 के बाद, बिल्कुल आप लगा लो रिवर्स।
सीआरपीएफ पहले लड़ती वड़ती नहीं थी, इट्स लाइक नॉर्मल पुलिस जो पुलिस को स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने में काम करती थी। पर 2008 में इसको इंडक्ट किया गया इधर क्या कहते हैं, पहले भी थी बट इंडक्ट किया गया फॉर फाइटिंग ऑपरेशंस की भाई ये नक्सलिज्म काउंटर गुरिल्ला वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए। तो वहाँ पर कैजुअलिटीज वगैरह हुई हमारी काफ़ी। पर इसके देखते हुए फिर कोबरा को रेज किया। कोबरा वाज रेज्ड ऑन द लाइंस ऑफ ग्रेहाउंड्स। ग्रेहाउंड्स है स्पेशल पुलिस यूनिट है ये आंध्र प्रदेश की, तो उसके लाइंस पर रेज किया गया। जब 2008 में इसको रेज किया गया तो उसी के उस पर तर्ज पर रेज किया गया और ये उसी तरीके से काम करते जिस तरीके से नक्सली काम करते हैं। ओके। हाँ, मतलब दुश्मन से लड़ना है तो उसी की तरह आप करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसी की तरह फिर ट्रेनिंग हुई और उसी तरह चलो वेपन तो अलग बात है बट उसी तौर तरीके टैक्टिक्स वगैरह सब उसी की तरह हुआ। ये इसलिए सक्सेसफुल हुए कि बिकॉज नॉर्मल फौज के एक तौर तरतीब से जाती है कि मेरे रास्ते से जाना है और पर्टिकुलर ड्रिल वगैरह फॉलो करनी उस टाइप से। हमारा क्या है कि एक तो दिन में नहीं जाना, अपना सरप्राइज एलिमेंट सीक्रेसी मेंटेन रखना है, रात को जाना है, रास्ता फॉलो नहीं करना है। आप देखेंगे कि जो फौज की जो भी मैक्सिमम कैजुअलिटी हुई है वो बिकॉज ऑफ ऐसे नहीं कि गन फाइट में हुई है, गन फाइट में हुई है बट मैक्सिमम कैजुअलिटी हुई है आईडीज से। आईडीज कहाँ लगती है? जो प्रोबेबल रास्ते होते हैं कि फौज यहाँ से मेन रोड से ब्लास्ट कर दिया, मेन रोड से हो गया, कोई पगडंडी बनी हुई है जहाँ से लगता है कि हाँ भाई कि यहाँ से आएगा तो हम यहीं लगा देते हैं। हम तो पगडंडी पे चलते ही नहीं, हम बिल्कुल क्रॉस कंट्री चल रहे हैं। तो आप आईडी कितनी लगा लो, कहाँ लगा लोगे? तो इस वजह से कोबरा का सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ जाता है। फिर रही बात एक तो ये, तो दूसरा क्या है कि सारे लोग वो हैं ट्रेंड हैं, तो भाई जब एक बार एनकाउंटर छिड़ गया तो फिर सब लोग लड़ने पा जाते हैं। तो ये नहीं कि कोई बैकफुट पर कोई वो हो गया कि भाई नहीं मैं मर जाऊंगा उस टाइप से। फिर तो वहाँ तो फिर तो वो चल रहा होता है, गन फाइट चलती है, तो फिर लोग लड़ने मारने वाले। एक होता है ना कि भाई आपका एनिमी आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, तो फिर ये बैकफुट पर चले जाते हैं। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक नक्सली कमांडर था, उसको पकड़ लिया था पुलिस ने, तो उसका इंटरोगेशन वगैरह हुआ था। तो हम भी लोग गए थे, तो हमने पूछा कोबरा को जानते हो? कोबरा भी कोई फौज है ऑपरेट करती है जंगल में। बोला मैं कोबरा को नहीं जानता बट दो तरह की फौज ऑपरेट करती है जंगल में, एक छोटे पिट्ठू वाली, एक बड़े पिट्ठू वाली। मतलब पिट्ठू में रक्षक वाली। तो बड़े वाले से हम अवॉइड करते हैं उनको, और हम दिख भी जाएंगे तो हम साइड में या चुपचाप अपना बैठ जाएंगे। और छोटे पिट्ठू वाली है तो उनसे वी कैन मैनेज। तो आप सोच सकते हो इस तरह का माहौल। कोबरा बड़े पिट्ठू वाले हो गया। हाँ राइट, बिकॉज हम लंबे ऑपरेशंस करते हैं। और आप लगा लो कि मैंने जो सबसे छोटा ऑपरेशन किया 2 दिन का किया और सबसे लंबा ऑपरेशन 15 दिन का है। 15 दिन जंगल में। जब इस तरह के ऑपरेशन करते हैं तो आपको पूरा अपना बैटल लोड वगैरह लेके जाते हैं, खाना पीना सब कुछ उसी में होता है। जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे साथ वो होती है पानी की, वहाँ पानी नहीं मिलता हमें। तो उस वजह से हमारा जो 25-30 केजी वेट होता है उसमें 10-15 केजी हमारा पानी का वेट होता है। अगर पानी मिल जाए तो फिर तो हम 1 महीना निकाल दें उधर। पानी नहीं मिलता उधर, वो इशू आता है। तो इस चक्कर में कोबरा जो आप पूछ रहे थे कि कोबरा इतना अच्छा क्यों कर पाए, इस वजह से अच्छा कर पाए, टैक्टिक्स हमारी अच्छी हो गई, वेपनरी अच्छी हो गई, और जो लाइक माइंडेड लोग जिनका होता है ना कि वो ट्रेन होकर ऐसे हो गए कि दे बिकम अ फाइटिंग टीम टाइप्स में। और जो मैं बता 2008 से पहले सीआरपीएफ क्या थी और 2008 के बाद क्या थी, वो बिल्कुल ही डायनामिक्स चेंज होगी। इवन लेट्स से कि आप पुराने डिफेंस ऑफिसर से पूछेंगे, सो दे सी सीआरपीएफ बता रही यार ये तो पुलिस टाइप्स में, बट अब चीज़ें वो नहीं है। अब पुलिस टाइप में होती तो सीआरपीएफ इज वन ऑफ द हाईएस्ट जो गैलेंट्री मेडल्स मिलते हैं हर साल, पुलिस मेडल्स हो गए, शौर्य चक्र हो गए सीएपीएफ में। हाँ, मैं पूछने वाला था कि हाउ आर दे रिवॉर्डेड। हाँ, राज जी हम बात करेंगे पानी की। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, और बड़े ऑपरेशन में आप कहते हैं 7 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी। तो अगर पानी खत्म हो गया टोटली फिर क्या करते हैं? पहले तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि पानी खत्म हो। ओके। बिकॉज जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो सिखलाई है, उसमें ये होता है कि आपकी जो बोतल लेके जाते हो ना, जब तक आप कैंप के अंदर ना आ जाओ उस बोतल में पानी होना चाहिए। ओके। और ये गलती मैं कर चुका हूँ, मेरे हाथ एक बार जल चुके हैं। ओके। हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्ट हुआ था और उसमें गन फाइट हुई, और अनफॉर्चुनेटली कुछ हमें सक्सेस मिली नहीं। उसमें गन फाइट हुई, थोड़ी देर चली, एनकाउंटर हुआ। आप कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं? हाँ राइट, वो एनकाउंटर हुआ। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि ठीक है, मतलब हम रुके एक रात नहीं, हम 2-3 दिन से ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जिस टाइम हमें डीइंडक्ट होना था उस दिन कॉन्टैक्ट हो गया। तो ठीक है, एज पर ऑर्डर्स जो था हम निकल रहे थे अपना कि चलो अब ऑपरेशन खत्म हो गया, अब चलते हैं, कोई कुछ मिला नहीं। सो जस्ट वी वर एन रूट टुवर्ड्स अवर, जहाँ हमें बस से पिकअप करना था। तो बीच में मैसेज आया कि नहीं यार दोबारा जाओ, एक कल मॉर्निंग में एरिया सर्च करना है। ओके। ठीक है, उस एरिया को सर्च करो, फिर उसके बाद देन आपका ऑपरेशन खत्म होगा।
तो हमने क्या किया, जब डे नाइट हो रहे थे, हमने सोचा 4-4 लीटर पानी इसका क्या करेंगे, फैला देते हैं, बस आधा लीटर रख लेते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ मई जून की, वहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है और वहाँ पर पेड़ों की छाया भी नहीं। आप छत्तीसगढ़ में? झारखंड की बात, झारखंड की। तो हमने सारा पानी फैला दिया। हार्डली मैंने कहा कि 5 किलोमीटर चलना है, आधा लीटर पानी बहुत है, 1-2 बार पियेंगे तो बाड़े वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये आ गया। तो हमें ये मतलब मुझे नहीं हुआ कि अरे यार ऑपरेशन क्यों बढ़ा दिए, ये वो ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ जॉब। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं यार हमें तो 4 दिन के लिए उसके लिए तैयार रहते हैं। हाँ, वो तो उसमें तो वो तो एक्सक्यूज काउंट होगा फिर ना। वो तो आगे उस दैट्स ओके। बट मेरी वाट इस वजह से लग गई कि यार टीम ने भी पानी फैला दिया, 2-4 लोगों ने, समझदार लोगों ने रख लिया होगा। बट आप देखो ये बात है दोपहर के 2 बजे की और हम अगले दिन तक रहना है वहाँ पर ऑलमोस्ट 24 घंटे। तो मेरा तो पानी खत्म हो गया, बिकॉज हम नीचे उतर गए, हमें वापस ऊपर चढ़ना था, आधा पौना पहाड़ी पे भी चढ़ना था, फिर हम रुकना भी है, पूरी रात बितानी है। तो पूरी रात हमारा गला सूखा है, जो भी पानी था सब लोगों ने मिल बांट के जो करना था कर लिया। बट 2-2 घूंट पानी से कैसे रात कटेगी, हमारा गला सूख रहा था। सुबह फर्स्ट लाइट हुई, मैंने एक छोटी सी 4-5 लोगों की टीम बनाई, मैंने देख के, और पास में गाँव है, अंदर मत जाना, दूर दूर देखना कहीं पानी का पॉइंट मिल जाए तो वो लोग गए सर्च करने। तो एक छोटा सा जमीन से पानी निकल रहा था, वहीं से गांव वाले लोग पानी भरते हैं। पर उस दिक्कत क्या थी कि उसमें कीड़े भी तैर रहे थे पानी के अंदर भी। तो अब देखो कि जब लगती है तो चारों तरफ से लगती है आदमी। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, भर के ले आओ, जो भी है, बीमार पड़ेंगे जो भी है, एक और घर जाके बीमार पड़ जाएंगे, वहाँ देख लेंगे। तो बोतल भर के लाए और मैंने देखा कि उसमें कीड़े तैर रहे हैं, नीचे गंदगी बैठी, लाइव कीड़े उसमें तैर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा फिर भी चलो कपड़ा लगा के एक बार छान लो दूसरी बोतल में, जितना कम हो सकता है। फिर भी उसमें कीड़े तो आएंगे, बिकॉज कपड़ा है, जब फिल्टर से लोग कीड़े आ जाते हैं तो कपड़ा बैक्टीरिया तो अलग से होगा। हाँ, राइट। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, पियो। पहले हमने पिया 2-4-5 मैंने कहा पहले ऑपरेशन खत्म करते हैं। तो दोपहर तक ऑपरेशन खत्म किया उसी पानी से, फिर हम डिंडक्ट हुए हैं। फिर हमें लगा कि शायद अब बीमार पड़ेंगे, बट लकीली अभी मैंने, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं इम्यून भगवान की सही थी, नहीं तो लिटरली उसमें कीड़े तैरते हुए दिख रहे थे आपको। बट आपको सर्वाइवल करना था, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर। कई बार अगर खाना खत्म होता है, खाना यू कैन मैनेज, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, पर पानी नहीं खत्म। सांप खा जाते हैं? हाँ, सांप वो तो फिर अब सर्वाइवल का आपको सिखाया जाता है। ओके। सांप हो गया, कोई जानवर, बिच्छू हो गया। हाँ, वो तो हमारी कुछ लोग तो हमारी जैसे टीम में भी शिकारी लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ पकड़ते ही रहते हैं। ठीक है। हाँ, तो उसमें खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पानी की जरूरत है, पानी की दिक्कत रहती है। पानी आपको मिल भी जाएगा, पर आपको गाँव में जाओगे तो आप एक्सपोज हो जाओगे। करेक्ट है। तो फिर एक्सपोज हो गए तो देन फिर तो आप वो वनरेबल हो ही गए, और ऑपरेशन भी डिस्क्लोज हो जाएगा। वो एग्जैक्टली वही। राज, वापस इस टॉपिक पे आते हैं जो गवर्नमेंट का मैंडेट है मार्च 2026 तक इरेडिकेट करना नक्सलिज्म। हाउ रियलिस्टिक इज दिस टारगेट? मैं तो कहता हूँ अगर गवर्नमेंट का मैंडेट 10 साल पहले भी बना देते ना, तो चीज़ें, मैं ही नहीं कह रहा कि 1 साल के लिए, बट हाँ अगर ये चाहती तो ये 5 साल पहले भी खत्म हो सकता था। तो खत्म हो जाएगा अगले साल मार्च तक? देखिए, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी नक्सली जो है फाइटिंग वाली, बट आइडियोलॉजी कितने टाइम में खत्म होगी, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बिकॉज आइडियोलॉजी खत्म करना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस। तो आप जैसे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बिकॉज ऑफ सम डिप्रीवेशन या एब्सेंस ऑफ स्टेट मैकेनिज्म या आइडियोलॉजी वहाँ पे पनपी, तो जैसे जैसे हम इरेडिकेट कर रहे हैं नक्सलिज्म को, क्या हमारा स्टेट वेलफेयर या उनके जो वेलफेयर्स हैं क्या पहुँच रही है अफेक्टेड जनता तक? बिल्कुल पहुँच रही है। मैं बताता हूँ कि जब मैं लास्ट लेग में अपना झारखंड में जब ऑपरेट कर रहा था, इतने अच्छे रोड बन गए थे कि आप पूछो मत। इतने अच्छे रोड तो मुझे दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलते थे। अब मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है उनका, बट हाँ, जब एक बार रोड बन गया तो डेवलपमेंट धीरे धीरे आई जाती है। करेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक तो नक्सलिज्म एज एन आइडियोलॉजी जो खुद से बिलीव करते हैं कि गन उठाया तो हमें इंसाफ मिलेगा, एक होता है स्टेट बैक नक्सलिज्म कि ये मुद्दा जिंदा रहे। अगर नक्सलिज्म टोटली हट जाएगा तो उन पॉलिटिशियंस या व्हाटएवर जो भी लोग हैं उनका मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। इनमें से कौन सा डेंजरस है आपके हिसाब से? जो आपने दूसरा वाला बताया ना कि नेक्सस वाला, वो नेक्सस ही था, तभी तो ये चीज़ें थी लंबी सर्वाइव कर पाई। नहीं समझे आप? क्योंकि किसी चीज़ को क्या कहते हैं, कोई बीमारी है उसको लंबा चलना है तो उसके जो चीज़ें मिलती रहेंगी तो चलता रहेगा, फीड मिलता वो इकोसिस्टम बना रहेगा। वो इकोसिस्टम क्या सप्लाई चेन ही काट दोगे उसका तो अपने मर जाएगा। तो अब मार्च में मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं नक्सलिज्म खत्म हो गया, तो एक फ़ायदा किसको सबसे ज़्यादा हो रहा है?
और एक नुकसान किसको सबसे ज़्यादा हो रहा है, अगर आप नाम ना ले, वेगली कम्युनिटी या फिर उस सोसाइटी के बारे में कुछ बताना चाहें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा नक्सलिज्म ख़त्म हो रहा है तो? देखिए, अगर जो गवर्नमेंट का मैंडेट है कि नक्सलिज्म ख़त्म करके वहाँ डेवलपमेंट लाना है और चीज़ों को जो वहाँ रिसोर्सेज हैं, बिकॉज रिसोर्सेज रख के आप बैठे रहो तो वो भी कोई दिस इज वेस्टेज, फिर वो रिसोर्सेज है नहीं आपके। पॉइंट इसकी डेवलपमेंट ऐसा हो होलिस्टिक वाला कि ताकि वहाँ जिन लोगों वहाँ रह रहे हैं उनको भी कुछ उसका बेनिफिट मिले, सस्टेनेबिलिटी वाली बात है वो है। तो भाई जो लोकल लोग हैं जो हमसे 50 साल पीछे पिछड़ गए, वो एटलीस्ट मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं कुछ टाइम बाद, वो फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा नुकसान वाली बात है कि जो लोग इस आइडियोलॉजी के साथ चल रहे थे, जिनकी रोजी रोटी थी, जिनकी इस आंच पर रोटी सेक रही थी, उन लोगों को नुकसान होगा। बिकॉज उनको लगता था कि लड़ाई करके वो अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट, एक वो लोग होते हैं लाल झंडा अपना फहरा देंगे, शायद उनको ज़्यादा धक्का लगेगा। अब राज, हम आते हैं कोबरा के ऊपर। कोबरा कमांडो और सीआरपीएफ में बना नक्सल के सफाई के लिए ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है और कैसी है? देखिए, ऐसा है कि जब आपका काम मुश्किल है तो ट्रेनिंग मुश्किल होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है यार आप पड़े रहो अपना बिस्तर पर और ट्रेनिंग हो जाएगी, तो फिर आप भी काम भी ऐसे ही करके आओगे। करेक्ट है। बिकॉज ट्रेनिंग क्या है कि आपको सर्टेन लेवल तक टैक्टिक्स वगैरह सब कुछ आपको माइंडसेट वगैरह डेवलप कर देती है, वो आपको यहाँ तक ला देगी। उससे क्या है कि आपको एक वो दे देगी होलिस्टिक पिक्चर कि हमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको ये एक्सपोजर नहीं मिला और वहाँ जाके एकदम से बम फट जाए तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो इसलिए ट्रेनिंग इज़ वेरी टफ। 90 दिन का प्रोबेशन होता है कोबरा का। ओके। और काफ़ी फिजिकली और मेंटली ग्रोलिंग रहता है। रात दिन कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। नाइट एक्सरसाइज हो गया, फायरिंग हो गया, इंडोर क्लासेस हो गए, फिजिकल इवेंट्स हो गए, फिर नाइट में नेविगेशन चल रहा है, कोई कैसो हो गया, सैडो हो गया, रेड हो गई। ट्रेनिंग के टाइम में एक्सरसाइज होती है हमारी ना, उसमें क्या होता है कि रात को जंगल में ले जाते हैं। ओके। और आप एक जगह बैठा देते हो 200 से 400 मीटर दूर, वहाँ एक उस्ताद बैठ जाता है 3-4 हथियार लेकर, पहाड़ों जंगलों के बीच में। तो वहाँ इंसास हो गया, AK-47 हो गया, LMG होगा, 4-5 तरह के वेपन होते हैं। उस्ताद फायर करता है किसी वेपन से। तो यहाँ पर सब पूछा होता है कौन से वेपन से फायर हो, सिंगल शॉट था या ब्रश था। तो आपको इस तरह की बताई जाती है और किस तरफ से फायर आया है, ताकि बिकॉज जब लाइव में जब आपके साथ एनकाउंटर होगा तब आपको पता नहीं चाहिए कि भाई जो फायर आया कौन से वेपन से आया है। ओके। मतलब उससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई जो आपका एनिमी है उसके पास क्या क्या है। आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी नहीं, मतलब आपका रेडीनेस करने के लिए, प्लस में कि आपको पता चल जाए कि भाई किस तरह के आदमी से आप लड़ने वाले हो। ठीक है। दूसरा किस तरफ से फायर आया, बिकॉज जब आप जंगल में होते हो और पहाड़ों के बीच में होते हो तो इको बहुत आता है। मान लो फायर इधर से आया, आवाज उधर से आती है, ऐसा ना होगा आप उधर भाग जाओ, आपको एनिमी की तरफ जाना है। ओके। तो इसलिए ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो आप देखेंगे कि उस टाइम तो लग रहा होता है नींद में पागल होते हैं हम, उस टाइम लग रहा है क्या करवा रहे जंगलों में बिठा के। बट आप जब रियल टाइम एनकाउंटर होता है ना, जब ये चीजें काम आती हैं, अच्छा ओके ठीक है, ये तो यार एक का लग रहा है, एक का फायर आया है। राज जी, जैसा आपका पेट वर्ड है, रगड़ा है तो तगड़ा है। बिल्कुल। तो कितना रगड़ा खाया आपने? देखिए, मैं जो आपने लाइन बोली है मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ। मे भी उस टाइम जब ट्रेनिंग होता है उस टाइम लग रहा होता है क्यों रगड़ रहे हैं हमें, बट व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशंस, जहाँ पर एक्चुअली में आपको लड़ना पड़ता है, तब वो रगड़ा ही आपको काम देता है। बिकॉज जब वो रगड़ा मिलता है आपको ना, तो आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाता है, तब आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है। मैं जैसे मेरे कॉन्टैक्ट जिसमें हमने काफ़ी अच्छे किलिंग्स की थी एक एनकाउंटर में, उसमें हम लिटरली क्रॉलिंग करके जा रहे हैं, हमारे ऊपर से गोलियाँ जा रही हैं, हमारे कोहनियाँ छिल गई, पैंट फट गई हमारी, बट उस टाइम हमें नहीं पता चला। जो मैं क्रॉलिंग को हेट करता था ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यार क्यों क्रॉलिंग करा रहे हैं, वो एक्चुअली क्रॉलिंग उस टाइम मेरे काम आई। तो जितना रगड़ा है उतना तगड़ा है। हाँ, रही बात की भाई कितनी ट्रेनिंग्स की हैं, तो ट्रेनिंग्स के मामले में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं। ग्राउंड्स का किया है, कोबरा किया है, NSG किया है, वारंगटे में गया था जो लीको होता है वहाँ इनके साथ 1.5 महीने ट्रेनिंग किया, वो है। और इवन मैं नहीं जा पाया, पैरा प्रोबेशन के लिए भी लोग गए थे। बिकॉज मुझे वही लगता है कि एक सबसे अच्छी बात है ना, जब आप नई फोर्स में किसी नई रेजिंग में जाते हो तो उसमें एक्सपोजर के लिए आपको, इफ़ यू आर लकी, तो एक्सपोजर के लिए इतनी सारी नई नई जगह आपको भेजा जाता है ना, तो इट बिकम्स आइसिंग ऑन द केक। और अगर आप उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं फिर तो मज़ा ही आएगा। कोबरा की ट्रेनिंग कहाँ होती है? कोबरा की होती है बेलगांव में। तो हमारा खुद का स्कूल है, कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वॉरफेयर एंड टैक्टिक्स, CSJWT, बेलगांव में है। और बिल्कुल जो बेलगांव और गोवा वाला जो रोड है उससे 10-15 किलोमीटर अंदर की तरफ। हमने भी वहीं से ट्रेनिंग ली है, सामरा। आसाम, वो जो आपका है वो बेलगांव के पास। हमारा हमारा बेलगांव से और गोवा के ऑलमोस्ट बीच में पड़ता है। जी। तो पहाड़ों और जंगलों के बीच में
इज अ वेरी, पर बेलगांव एज अ देखा जाए ट्रेनिंग वाइज लोकेशन इज वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है। मौसम है। इवन आप 15-20 किलोमीटर दौड़ के भी आओगे तो विल फील फ्रेश जी। वो थकावट नहीं होती कि हाँ मतलब एक होता है टायर्डनेस, वो फील नहीं होती। डेंस जंगल है या नॉर्मल वहाँ? बहुत डेंस जंगल है वो, मतलब आपको हर तरह के ऑलमोस्ट जानवर, सांप, बिच्छू जो सब देखने को मिल जाते हैं आपको उधर। ओके। मतलब वही वो एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप में, वेस्टर्न घाट्स में है, तो रेनी फॉरेस्ट है वहाँ पर। उनके बीच में ट्रेनिंग करना है, वो भी रात में? रात, हाँ, वो तो रात में तो फिर वो बिकम्स लाइफ। ओके। मतलब जंगल बिकम्स योर लाइफ उस टाइप में, ऐसा हो जाता है। कितने दिनों तक? आप लगा लो कि इनिशियली 2 वीक के बाद आप लगा लो कि हफ्ते में 4-5 दिन तो आप जंगल में बिताते हो। ओके, पूरी रात? रात, हाँ, मतलब पूरी रात है कि 2-3 बजे तक, 2 बजे तक, 1 बजे तक एक्सरसाइज खत्म होती तब तक। और किसी दिन एक्सरसाइज में कोई फकअप हो जाए तो हो सकता है कि आपको 2-4 घंटे सोने को मिलते, वो भी ना मिले, सीधा आप पीटी में जाके मिल लो जाओ। वहाँ रगड़ते हैं आपको अच्छी तरह से? रगड़ना तो मैं रगड़ने का आपको बताता हूँ एग्जाम्पल कि बेसिक ट्रेनिंग के बाद सीधा वी हैव रिपोर्टेड टू कोबरा स्कूल, तो उस्ताद ने बोला बैंड हो जाओ सब। तो बैंड मीन्स कि पुशअप के लिए, राइट? तो पुशअप हमने ऐसे रखा कि साहब दिस इज द लास्ट टाइम, हाथ जब भी बोलेंगे बैंड तो हाथ यही नहीं होनी चाहिए, नकल पे आने चाहिए। और मुझे ये बहाना नहीं सुनना कि पत्थर है या रोड है क्या है, घास पे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और घास कहीं दिख गई है आपको, घास उखाड़ देना तब ये लगाना, कुछ नहीं चाहिए आपको? कुछ नहीं, रोड है, रोड पे लगाओ। ओके। नक्कल से भी 2 लगने चाहिए। ओके। मुझे सभी ये काला चाहिए आपका, ये नहीं। ब्लड भी आ जाता होगा? हाँ, वो तो आएगा ही आएगा ब्लड, एक टाइम बाद तो काले पड़ जाते हैं। एक मतलब 2 हफ्ते के बाद तो इसमें सेंसेशन ही होना खत्म हो जाती है। आपको लगा दिया, अब लगे पड़े बस। उस कितने पुशअप करते हैं? पुशअप ऐसा नहीं होता कि वो 1000 लगवाते हैं। पुशअप ऐसा होता है कि भाई 30 लगवा दिए, खड़ा कर दिया, फिर थोड़े फिर लगवा दिए। मतलब इशू क्या है ना कि इसको बार बार टिकवाना है जी। आप पुशअप लगा रहे हैं, राइट? आपने 2 पुशअप लगाए, मैं आपको खड़ा कर दूं, फिर लगवा दूं, इस तब ज्यादा पेन होता है। अच्छा। बार बार वो पत्थर फिर नई जगह चुभेगा। ओके। हाँ, तो वो कैच है। इसका फायदा? जी। फायदा कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ आता क्या फायदा, बट हाँ ये है कि आपकी रिस्ट मजबूत हो जाती है। आपका जो मे बी या कई बार क्रॉलिंग करने, रोलिंग में, वो तो मतलब ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए रहता है। बट मैं बोलूँ नकल का फायदा तो मुझे लगता है रिस्ट का ही फायदा रहता है, और तो शायद ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। डेफिनेटली ट्रेनिंग डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि आपको हार्ड शिफ्ट में किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। राज्य एक फेमस इनकाउंटर है जिसमें हिडमा वॉज द मास्टरमाइंड, दांतेवाड़ा इनकाउंटर। उसमें हमारे सीआरपीएफ के काफ़ी बल्क में राइट कंपनी थी हमारी जी, पूरी की पूरी। व्हाट वेंट रॉन्ग, अगर संक्षेप में बताएं, या फिर क्या लेसन्स ड्रॉ किया वहाँ से? राइट, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले सीआरपीएफ का रोल लड़ने वाला नहीं था। सीआरपीएफ वाज नेवर अ फाइटिंग फोर्स। उसने चलो ठीक है, मतलब कुछ जगह वैसे लड़ाई की है, बट वो इस तरह की उसके लिए कभी नहीं बनी ना। उसको देखिए, कोई भी फोर्स लड़ेगी तभी जब उसको ट्रेनिंग मिलती है, राइट? करेक्ट। ऐसा नहीं होता कि वो कमज़ोर हैं या काबिल नहीं है। वो इसलिए कि भाई उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, उनका वो चीज़ डेवलप ही नहीं कराएगी। जब वो इंसिडेंट हुआ, यू कैन से कि इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर सीआरपीएफ। जैसे मुंबई अटैक्स एनर्जी के लिए वाटरशेड मूवमेंट था, या नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट था, ऐसे दैट इंसिडेंट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। उसके बाद फिर कोबरा को रेस किया गया। ओके। और उसमें गलती की हुई कि देखिए, फोर्स रेडी नहीं थी, आपने इंडक्ट कर दिया कहीं से और कंप्यूटर उठा के वहाँ डाल दिया, ठीक है ना? फोर्स को दुश्मन के बारे में ज़्यादा पता है ना, खुद ट्रेंड है, कैसे लड़ना है वो भी नहीं पता, ठीक है? वो नॉर्मल आप ऑपरेशन करने भेजा, जाओ वो करके आओ, वहाँ घूम के आओ, तो दे आर फॉलोइंग सम पैटर्न। तो जो ये हुआ था, ये एम्बुश था। और आप बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, यू कैन इजीली कोरिलेट कि एम्बुश तभी लगता है जब आप कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ओके। एम्बुश आप कहीं भी रैंडमली कहीं नहीं लगा सकते। आपको पता है कि यहाँ फौज यहाँ से आती है और ऐसी आती है, ऐसी चलती है, तभी एम्बुश। राजजीत, यहाँ रोकूंगा, एम्बुश को थोड़ा सा क्लियर करिए। एम्बुश मैं बोलूँ आम भाषा में कि घेर के मारना। ओके। घेर के मारना। मैं आपको घेर के तभी मार पाऊंगा ना मुझे पता है कि हाँ आप किस रास्ते से, टाइमिंग, लोकेशन सब पता है। एग्जैक्टली वही कि किस रास्ते से आपका आता है, आपका क्या पैटर्न रहता है। अब मुझे लगता है कि आप कभी यहाँ से आ रहे हो, कभी यहाँ से आ रहे हो, तो मैं कितनी जगह एम्बुश लगा पाऊंगा। और एम्बुश है ना, ऐसे लगता है कि ऐसे नहीं कि मुझे 2-3 मारने, एम्बुश में रहता है कि मुझे सारे ही लपेटने। ओके। वो माइंडसेट रहता है। पूरी घेराबंदी पूरी घेराबंदी तभी होगी जब मुझे आपको पूरा सब कुछ पता होगा। जब ऐसे रैंडमली वो हो गया कि हाँ भाई एकदम भिड़ गए, वो तो फिर कॉन्टैक्ट एनकाउंटर ही होता है, वो एम्बुश नहीं होता। उसमें हो सकता है कि 4-5 मर गए, 10 मर गए, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एम्बुश वो तभी होता है जब आपको पैटर्न उनको पता हो। तो वो एम्बुश हुआ था। और फिर उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया वो सारी चीज़ें चेंजेस हुई, फिर पूरा फोर्स का माइंड रिवैम्पिंग हुआ, एक तरीके से माइंड सेट चेंज हुआ। तो फिर अब ऑल टुगेदर अब मैं कह सकता हूँ कि सीआरपी अब एक
कोबरा एक पोटेंट फोर्स बन गया कोबरा तो है ही है। इवन आई विल से कि सीआरपी इज डूइंग वंडरफुल। इवन आप जो वैली क्यूएटी आप सुना होगा नाम, जो श्रीनगर में हमारी सीआरपी क्यूएटी ऑपरेट करती है, तो आप देखिए जो क्यूएटी में जो ऑलमोस्ट अगर फॉर एग्जांपल कि 50 लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें से 40% लोग तो गैलेंट्री वाले हैं उसमें। तो इस लेवल का फिर मतलब वही है ना कि जब एक्सपोजर दिया जाएगा तो फिर लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। मैं जैसे कुछ लोगों को बता रहा था, इंस्टाग्राम पर ही बता रहा था कि लोग पीपल आर मतलब बच्चे थे, दे कंपेयरिंग कि वो अच्छी है, वो अच्छी है, ये अच्छा है। तो मैं वही बता रहा कि ऐसा नहीं है कि कोई सिविल पुलिस में भर्ती है बंदा है कि वो काबिल नहीं है। इट्स अबाउट उसको एक्सपोजर नहीं मिला। अगर एक्सपोजर मिल जाए तो हो सकता है वो भी इतना अच्छा काम करे। करेक्ट। इट्स नॉट अबाउट कि कौन अच्छा है, बस ये इसमें ये जरूर है कि हाँ भाई जिसको एक्सपोजर मिला वो कितना अच्छा काम कर रहा है। वो क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तेरे से अच्छा हूँ, तू बेकार है। भाई तुम पोजीशन चेंज कर लो, तब देखना कि वो कितना अच्छा काम कर पाता है। सो ये है। अब राज जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। कोबरा का आपका एक टेन्योर कंप्लीट हुआ, फिर आप एनएसजी की तरफ बढ़े। ये रुझान कहाँ से आया? और रुझान मैं यही कहूँगा जैसे कोबरा के लिए था कि वर्दी का, फिर वहाँ एनएसजी का देखा कि ब्लैक वर्दी मिलती है तो ब्लैक का फिर अलग ही आदमी दिखता है, तो मैं सोचा कि इस तरफ जाया जाए। कोई बैच भी होता है इसका? हाँ, कोबरा का एक बलिदान बैच होता है, सॉरी कोबरा का भी होता है, एनएसजी का भी होता है। बलिदान बैच होता है, उसका प्रॉपर बैच मिलता है, प्रोबेशन होता है अच्छा खासा। मतलब लोग यूजली प्रेफर नहीं करते एनएसजी में जाना, बिकॉज वो रगड़ा वगैरह चलता है वहाँ पर दबाकर। तो मेरे पास ऑप्शन था एसपीजी में भी जाने का और एनएसजी में जाने का, तो देन आई ऑप्टेड फॉर एनएसजी। एसपीजी हम बात करें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो लोग होते हैं। तो राज ये बताइए, ये क्या नॉर्म है कि जो कोबरा कमांडो रहा है उसको ऑप्शन मिल जाता है, या आप रेयर हैं कि यू आउट ऑफ योर 10 years ऑफ सर्विस आप 5 साल कोबरा में थे एंड अगेन यू वॉलंटियर्ड फॉर स्पेशल फोर्सेस? ऐसा होता है कि कोबरा वालों को थोड़ा सा ना प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज वो हार्डशिप ज़्यादा करके आते हैं। तो अगर आप वॉलंटियर कर रहे हैं इसके लिए तो आपको थोड़ा सा इशू क्या होता है कि जैसे वैकेंसी लिमिटेड आती है कि भाई 5 ऑफिसर्स जाएंगे फॉर एग्जांपल, और 8 लोगों ने वॉलंटियर किया है, तो 8 लोग में से 6 लोग कोबरा के हैं, तो उसमें से जो टॉप के 5 होंगे उनको भेज देंगे। ओके। तो इस तरीके थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोबरा से आए तो वहाँ जाना, ऐसा कुछ नहीं, जाना नहीं है। बट आपकी अगर हम प्रोफाइल देखें तो आउट ऑफ 10 years आप 5 साल कोबरा, अगेन 5 साल एनएसजी, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो वो यही था ना कि यही उम्र थी करने की। तो यू नेवर नो कि फिर बाद में मौका मिले ना मिले जी, तो मौका मिला फिर। चलिए अब हम बात करते हैं कोबरा और एनएसजी के ट्रेनिंग में कितना डिफरेंस लगा? देखिए ट्रेनिंग मैं कहूँगा बेस जो ट्रेनिंग है ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज दोनों फाइटिंग फोर्स है। ठीक है, पर रही बात कोबरा इज अ जंगल वॉरफेयर फोर्स और एनएसजी इज अर्बन वॉरफेयर फोर्स। टैक्टिक्स में डिफरेंस, टैक्टिक्स चेंज हो जाती है। टैक्टिक्स मतलब 360 डिग्री चेंज हो जाती है पूरी। करेक्ट। तो उसमें चेंजेस है, फिर वेपनरी का चेंजेस है, फिर जिस तरीके से काम करते हैं मतलब वही टैक्टिक्स वाला ही आ गया, वो चेंजेस हो जाते हैं उसमें। आप वहाँ पर फिर रूम इंटरवेंशन वगैरह सीखते हैं। वहाँ पर वो सर्वाइवल स्किल्स नहीं करते हैं आप जो जंगल वॉरफेयर में करते हैं। जैसे हमारे कोबरा में 7 दिन का सर्वाइवल होता था, फिर उसका रन बैक होता 40 किलोमीटर्स का। तो यहाँ पे सर्वाइवल वाला नहीं होता, बिकॉज जब अर्बन वॉरफेयर में क्या होता है आपको ड्रॉप किया जाता है, हार्डली 200-300 मीटर दूर का ऑपरेशन होता है। तो दोनों का मैंडेट ही अलग अलग है, तो इसलिए उस इन टर्म्स में दोनों की फायरिंग और टैक्टिक्स वगैरह सब कुछ, वेपनरी सब कुछ अलग है। तो आपका पूरा सिस्टमेटिक चेंज हुआ और दैट ट्रेनिंग हेल्प्ड इन दी कोबरा, या वो माइंडसेट तो था ही ऑफ कोर्स, कमांडो के लिए माइंडसेट तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट जो एनएसजी में आने से पहले, उससे पहले मैं ग्रेहाउंड्स भी करके आया था, वारंटी भी करके आया था। तो वो फिजिकल वाले उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि हाँ भाई फिजिकली वो दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज देखो हर एक प्रोबेशन में क्या होता है कि आपका जो फिजिकल होता है, पहले आप चल रहे होते हैं फिर वो डिप आता है, बिकॉज किसी भी प्रोफेशन में ना उतना रेस्ट और बॉडी रिकूप नहीं कर पाती। तो जो आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस होती है ना, किसी ऐसा नहीं होता कि आप पूरे ही फिजिकली डाउन हो जाते हो। कुछ इवेंट्स में जैसे मेरा क्या होता है कि हमेशा जितनी प्रोफेशंस किए हैं मैंने, मेरा चिनअप्स वाला हमेशा डाउन हो जाता है, मेरी यहाँ की स्ट्रेंथ चली जाती है। तो जैसे एनएसजी में क्या होता है कि 10 चिनअप कर रहा हूँ आज जैसा स्टार्टिंग में, तो मैं 1 या 2 पर आ गया था। मुझे एनएसजी में ये लग रहा था कि हर एक प्रोफेशन लगता था कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, कि बिकॉज आपको ना सेट ऑफ बेंचमार्क्स अचीव करने होते हैं, वो अचीव नहीं करते हो आप फेल हो फिर आप। ओके। तो एनएसजी में ये हो गया था कि मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, 1 या 2 कर लिए तो बहुत है, और ऐसा नहीं कि मैं थक गया या कुछ है, ताकत ही नहीं आ रही थी अंदर से। तो फिर उस्ताद भी बोलते थे कि साहब ये सबके साथ होता है। आप 2 दिन का, हमें 3 दिन का, 2 दिन का वो छुट्टी मिलती है बीच में, मिड टर्म ब्रेक बोलते हैं, उस टाइम रेस्ट करो, बॉडी ऐसी पीक मारती है, फिर आप आगे 10-15 ही मारते हो सीधा फिर। ठीक है, तो वो रहता है। तो एनएसजी की ट्रेनिंग कहाँ हुई?
एनएसजी की ट्रेनिंग हुई मेरी मानेसर गुड़गांव में। वहाँ पर ही सबकी ट्रेनिंग वहीं पर ही होती है। डिफरेंस क्या है मानेसर में? मानेसर का वो है, उनका अर्बन वारफेयर के हिसाब से सेटअप सब कुछ डिज़ाइन है, तो लिमिटेड एरिया है, और जो उनके जैसे फायरिंग प्रैक्टिस वहाँ पर अलग अलग तरीके से हैं। वो स्ट्रेस फायर है, कोबरा में भी होता है स्ट्रेस फायर, वो अलग तरीके से होता है। तो फायरिंग में जैसे मैंने बताया टैक्टिक्स और सब कुछ वो अलग हो जाता है उस हिसाब से। तो आपने एनएसजी की ट्रेनिंग करी है, हाँ, आपने एज ए कोबरा यू आर फाइटिंग जंगल वॉरफेयर, माओइस्ट नक्सलाइट्स के पीछे पड़े थे। एज ए प्रोफाइल फॉर एनएसजी यू वेंट ऑन टू वीआईपी सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटीज। ये कितना शिफ्ट था? आप एक जहाँ नॉट आई कैन से कि अनपढ़ गाहिल जवान इन लोगों से आप डील कर रहे हैं, बट रिलेटिवली इलिटरेट लोगों से डील कर रहे थे, यहाँ वेरी वेरी हाई प्रोफाइल जैसा हम आपका देख रहे थे। यू वर्क विद द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हु इज आल्सो द करंट डिफेंस मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर योगी जी। बिल्कुल। तो ये कैसा था माइंडसेट, और उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं तो, एंड हाउ यू एंटर्ड, मतलब ऐसा कैसे हुआ? क्या होता है कि जब हम जाते हैं प्रोबेशन जब पूरा होने वाला होता है ना, तो हमसे ऑप्शंस मांगे जाते हैं, प्रेफरेंसेस, कि आप किस में जाना चाहते हो। तो ऑब्वियसली मतलब एज पर माई बैकग्राउंड तो मेरे लिए सबसे अच्छा होता है कि मैं सिटी यूनिट में जाता, जो काउंटर टेररिज्म वाली यूनिट होती है। बट मैंने सोचा कि यार सिटी वाला ऑलमोस्ट वही काम मैंने किया हुआ है, वाई शुडंट गो फॉर अ न्यू एक्सपोजर, एटलीस्ट नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। तो देन आई ऑप्टेड फॉर दिस वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट। अदरवाइज बिकॉज ये एक्सपोजर फिर मुझे कहीं और नहीं मिल पाता। करेक्ट। अब वो ये ना कि आपने ग्राउंड पे काम कर लिया, फिर हाईएस्ट एक्लाउंस ऑफ गवर्नमेंट उसमें भी काम कर लिया, तो आपको यू नो द रियलिटी ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आपका हॉराइजन भी चेंज होता है। तो मेरा एक वो था कि भाई इसलिए मुझे वहाँ जाना था, तो ये था। चलो वीआईपी सिक्योरिटी में तो अटैकिंग नहीं होता, अब डिफेंसिव होता है पूरा रोल। वही है कि यहाँ पर जैसे कोबरा या सिटी यूनिट्स का एनर्जी का बोलूँ, दे आर ऑफेंसिव, और जो वीआईपी सिक्योरिटी ऑल टुगेदर अपोजिट, वो डिफेंसिव है। वहाँ पे आपको किसी से लड़ना है, मारना नहीं, वहाँ पे अपने वीआईपी को बचाना है। कुछ भी हो तुरंत, आपने देखा भी होगा कि जहाँ भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले लोग तो मारते नहीं है उस बंदे को, वो सिर्फ वीआईपी को लेकर बचाते हैं। वो पुलिस मारने वाला काम फिर दूसरी लेयर देखती है, तो पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। वही है, तो दैट इज ऑफ मोर ऑफ डिफेंसिव वाला काम। अच्छा, ब्लैक चश्मा क्यों लगाते हैं आप लोग? ब्लैक चश्मा एक तो अच्छे लगते हैं, दूसरा क्या है कि एक तो जब आप लाइट में काम कर रहे होते हैं तो उसमें आप, ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी बनी रहे, जब सनलाइट में है तो मे बी सूर्य सामने आ जाए उस तरीके से वो बनी रहे। दूसरा आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। या इवन आप किसको देख रहे हैं उसको पता ना चले, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब वो कह सकते हैं बिल्कुल। पर मेनली वो है कि सनलाइट के वाला ज़्यादा रहता है कि दिन में सूरज सामने है, तो ऐसा ना हो कि आप उसकी वजह लाइट की ज़्यादा लाइट होने की वजह से आप चीज़ों को देखना। अगर आपका वीवीआईपी या वीआईपी आम पब्लिक में घुसने की चेष्टा करता है, फिर कैसे उसको कवर? देखिए, हमारा काम है कि वीआईपी को बताना कि सर दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल या जो भी है, बट वीआईपी जा रहा है तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, तो जैसे अखिलेश यादव थे, मतलब अभी भी हैं, बट वो एनर्जी कवर पहले था उनके पास, तो क्या है वो भीड़ में अंदर घुस जाते थे। तो उनको उसमें से भीड़ में से लेके जाना, आप सोचो ऐसे नहीं भीड़ कोई 150 लोग होंगे, हजारों लोग हैं, और दैट टू सारे यूथ। तो आप सोचो कि वीआईपी को भी कुछ नहीं होना चाहिए और उसमें से निकाल के लेके जाना चाहिए, और घेरा भी मजबूत, हाँ, घेरा मजबूत होना चाहिए। और ये अनप्लान्ड है तो आप भी अनप्रिपेयर्ड हैं। ये अनप्लान्ड ही होता है, क्योंकि ये प्लान हो नहीं सकता, इसके लिए आप प्लानिंग करिए। प्लानिंग होगी तो फिर ऑब्वियसली भीड़ वाला कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे हम योगी आदित्यनाथ जी की, वो भी भीड़ में घुस जाते हैं और बहुत लोग, बहुत रेयर है, भीड़ में जाएंगे, थोड़ा जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो ये माइंडसेट की क्या अप्रोच है? जैसे आप पहले नक्सल्स के साथ डील करते थे एंड सडनली यू वेंट अप टू, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग करी आपने भी, यू वेंट अंडर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बट आप उस पोजीशन पे बैठ के अपने अंदर क्या चेंजेस ऐसा देख रहे हैं कि नहीं अब मुझे मोर ऑफ ए रिस्ट्रिक्टिव फोर्स, मोर ऑफ ए डिसेंट एंड प्रेजेंटेबल फोर्स हु इज प्रोटेक्टिंग द वीआईपी? आपके अंदर क्या चेंजेस हुआ है एज ए कमांडर और एज ए ह्यूमन बीइंग? इसमें क्या है ना कि जैसे जो वीआईपी सिक्योरिटी वाला है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इजी काम है। मतलब अगर मैं बोलूँ, मैं हार्डशिप वाली बात करूँ, अगर वहाँ पर कोबरा में 100 थी हार्डशिप, तो यहाँ पर 90 है। ऐसा नहीं कि हम 50 है, बस इतना फ़ायदा है कि भाई क्या कहते हैं कि पानी मिल रहा है टाइम पे। पानी भी नहीं मिल पाता कई बार इसमें, वो भी दिक्कत आ जाती है बिकॉज ऑफ वीआईपी उसमें। बट ये है कि एटलीस्ट ये नहीं है कि आप भूखे मर रहे हैं या बुरा हाल हो रखा है, जैसे जंगल में 4-5 दिन सर्वाइवल। यहाँ है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मे भी हो सकता है 10-12 घंटे के लिए हो, वो लॉन्ग टर्म वो नहीं होता। और डिफाइन है आपका रोल डिफाइन है, पर वो
देखिए अनसर्टेनिटी उतनी ही रहती है, यू नेवर नो किस कौन सी कंटीजेंसी कब क्या आ जाए। तो अलर्टनेस तो मैं बोलूंगा कि इसमें ज़्यादा रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो सब लोग आपको पकड़ेंगे, क्या हुआ, कैसे, क्यों हुआ। तो इसमें जब भी आप वीआईपी के साथ है ना, तो ये लगा लो यू आर ऑन योर टोज। अब एक सिचुएशन लेता हूँ मैं कि आप किसी वीआईपी के साथ हैं, लोग पुश करके माला डालने के लिए, पैर छूने के लिए पहुंचना चाहते हैं, कैसे रोकते हैं आप उनको? नहीं देखिए ऐसा होता है, जब वीआईपी सिक्योरिटी में काम होता है ना, ये लेयर्ड में काम होता है। Okay. ऐसा नहीं कि सिर्फ एनएसजी काम कर रही है। Okay. तो एनएसजी काम कर रही है तो उसके बाद लेयर्स बने होते हैं सिक्योरिटी के। एनएसजी हो गई, फिर सिविल पुलिस की खुद की जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम है वो रहती है, फिर सिविल पुलिस आती है, फिर अदर फोर्सेज आती हैं। ओके। तो लोगों को यहाँ तक आने के लिए इतना लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। ओके। अगर मैं बोलूँ कि भाई एनएसजी सब कुछ कर लेगी तो वो मुश्किल है। 5-6 लोग किस को रोक लेंगे? अब 5-6 लोग उनको रोकने लग जाए तो वीआईपी कौन देखेगा? वीआईपी हम कितनी बार बोल रहे हैं, वीआईपी कल्चर आजकल बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। कोई वीआईपी जाता है, ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट होता है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन एज एन इंडियन सिटीजन? इसके दोनों पहलू हैं और मैंने ये चीज़ें दोनों तरफ देखी हुई हैं। जब मैं बिफोर जॉइनिंग सर्विसेज तो मैंने देखा था कि मैं रोड पर खड़ा हुआ, ट्रैफिक लगा हुआ है, वीआईपी को मूवमेंट के लिए रोका हुआ है। जब मैं इस साइड आया तो मैंने देखा लोग खड़े हुए हैं, हम जा रहे हैं। तो इसके दोनों वो हैं, बट मुझे लगता है कि जिस तरह का इंडिया में माहौल है, पर मुझे लगता है ग्रीन कॉरिडोर को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा लाइट ट्रैफिक साइड से निकाल दिया जाए। पर जिस तरह का माहौल है, लोग कहते हैं कि भाई इतना तामझाम नहीं होना चाहिए कि जैसे 20-20 गाड़ियाँ चल रही हैं पीछे, वो नहीं हो सकती। बट हाँ कि जो एक स्टैंडर्ड कारकेड है वो रहे। पूरी 20-20 गाड़ियों क्यों आप वो ग्रीन कॉरिडोर दे रहे हो? कई बार एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है, इमरजेंसी सुविधाएं रुक जाती है। वही मैं उसी पे लोग नाराज हो जाते हैं। इसका भी कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये वो इसलिए हो जाता है कि जब कारकेड बड़ा हो जाता है ना, कि जो स्टैंडर्ड कारकेड की डेफिनेशन है, जिसमें जो जरूरी चीज़ें 6-7 गाड़ियाँ आती हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती हैं। ओके। अब कारकेड देखो 20-20 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ऑलरेडी मतलब ऑब्वियसली इट क्रिएट अ न्यूसेंस। वो चीज़ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। राजी, मेरा एक क्वेश्चन है, लोग विदाउट बीइंग बायस्ड टू एनीबॉडी, कि हम बोलते हैं आम आदमी के टाइम का वैल्यू नहीं है, वेयरएज जो वीवीआईपी नेता हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर गिविंग प्रायोरिटी। बट एट दी अदर साइड आई फील कि एक आम आदमी एक टाइम अपने लिए, टाइम अपनी फैमिली, अपनी ऑर्गेनाइजेशन या 100 लोगों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। बट जो वीआईपी हु इज़ मूविंग फॉर ए जेन्युइन पर्पस, उसका मैंडेट पूरा उसका स्टेट है, उसकी कंट्री है, तो ऑफ कोर्स हिज टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल। सो आई काइंड ऑफ जस्टिफाई द ग्रीन कॉरिडोर, ऑफ कोर्स विद सम लिमिटेशन। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? मैं दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि मैं इस पे आने वाला था कि जो ये ग्रीन कॉरिडोर वाला हो गया या जो इस तरह कारकेड फॉर्मेशन ये होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये नहीं होगी ना तो इंडिया में ऐसे लोग हैं वो कपड़े फाड़ ले जाएंगे। करेक्ट। नहीं मानते आप? ठीक है, आप समझदार हैं, मैं समझदार हूँ, ये समझदार है। अब ये आई कैनॉट टेक देम ग्रांटेड कि सभी समझदार हैं। लोग मिलने के लिए वीआईपी से हाथ मार के कपड़ा फट जाए उसका, नहीं समझे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि चीज़ जरूरी है। बड़ी ये शोशाबाजी मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, 20 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उनका क्या मतलब है? तो ये है। बाकी ऑब्वियसली ग्रीन कॉरिडोर विद लिमिटेशंस वो होना चाहिए। मिस्टर राज, एक और सवाल। बेसिकली जब आप कवर करते हैं वीवीआईपी को तो एक डर होता है स्नाइपर्स का कि विद इन किलोमीटर के ऊपर भी रेंज है आजकल शूटिंग का, तो उसको कैसे इंश्योर करते हैं कि सेफ हो सिक्योर? देखिए इसका मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। ओके। हाई राइज हो गया, ठीक है, जो स्टेज लग रही है उसमें हाई राइज कितने आ रहे हैं, कहाँ से ओके वीआईपी पर नज़र रखी जा सकती है। तो उन सारे एरियाज को सैनिटाइज किया जाता है। ओके। वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय किया जाता है 24 घंटे पहले। तो इस तरह के कुछ काउंटर मेजर्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, ड्रिल्स की जाती हैं, उसके बाद हुआ था। ऑब्वियसली मतलब कि आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, प्लस में वो इंफ्रा को नहीं हटा सकते। तो आप यही सोल्यूशन होता है कि उनको सैनिटाइज करके और जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं उनको पूरा उस पुलिस के साथ मिलकर और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर उनको सैनिटाइज किया। एक एग्जांपल लेते हैं, एक वीआईपी है, उसके घेरा बना हुआ है 5-6 लोगों का। अगर कोई गोली चलती है, आपको आइडिया लगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन होता है बचाने के लिए वीआईपी का? देखिए गोली चल गई तो गोली से जल्दी तो रिएक्ट नहीं कर सकता मैं। ओके। ठीक है, गोली चल गई है तो अगर गोली सही जगह डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रही है वो वीआईपी को लगेगी तो लगी जाएगी। आपको उसके रास्ते में आना है, बचाना है वीआईपी को। तो जब मैं कह रहा हूँ, मुझे पता लग गया कि हाँ सामने से वो बंदा चलाने वाला है, ओके, मैंने रिएक्ट कर दिया, वो तो ठीक है, ओके, वो तो हम आएंगे बीच में, Correct. बट मुझे पता नहीं चला कि कहीं किसी ने दूर से फायर कर दिया। ओके, तो गोली एक्चुअली दिखती नहीं किसी को। ओके। प्रॉब्लम ये है, और उसको जज भी नहीं कर सकते। जज भी नहीं कर सकते क्योंकि गोली पहले लगेगी फिर उसकी आवाज आती है। ओके।
साउंड बाद में आती है, पहले गोली लग जाती है। जब साउंड आएगी देन यू विल से कि भाई कहाँ से आवाज आई। रिएक्शन आप ऑफ कोर्स जो आपने पहले बात बताया, गोली से पहले तो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। सकते। हाँ ऑफ कोर्स सैनिटाइजेशन और जो उसके प्रीकर्सर्स हैं, जो उसके मेजर्स हैं, वो आप और थोड़ा स्ट्रिंजेंट और उसकी तरह कर रहे हैं और अब बखूबी कर रहे हैं, तभी हमारे वीआईपी आज की डेट में सेफ हैं। मतलब पॉइंट वो है कि मैं 5, 6, 10 बंदे भी घेराबंदी कर दूं तो उससे आप घेराबंदी से गोली से नहीं बचा सकते। करेक्ट। वो आपको जो वनरेबल पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस करना ही पड़ेगा, तो ही वीआईपी बच सकता है। एक और सवाल है, जैसा हमने पीछे देखा था राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर गोली चली थी, तो आपको क्या लगता है कि यूएस की अगर हम एजेंसी बोले इतनी वीक है या ये प्लान था? देखिए जिस तरह की यूएस के स्टैंडर्ड्स हैं सिक्योरिटी के, करेक्ट, ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, देन इट वाज सिक्योरिटी लैप्स। ओके, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्वाइट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि भाई कोई एरिया है, हाई राइज है, जहाँ से स्नाइपर वगैरह शॉट ले सकता है, या तो आप सैनिटाइज वगैरह कराइए, नहीं तो उसके काउंटर मेजर्स लीजिए, कोई बीपी वगैरह, मिरर वगैरह, वो कोई कवर वगैरह लगा के रखिए। ठीक है, अगर आपको पता था बीपी बुलेट प्रूफ, हाँ बुलेट प्रूफ, ओके, अभी बुलेट रेजिस्टेंट वगैरह हो गया, मतलब पॉइंट है कि काउंटर मेजर्स करिए। करेक्ट, ठीक है, अगर आपकी भाई क्या कहते हैं कि आपने मेजर्स लिए थे, ठीक है, फिर भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो मीन्स कोई ना कोई मिला हुआ था, क्योंकि गोली बहुत पास से मुझे लगता है कि उनके गालों को टच करते हुए, कान को टच करते, कान को टच करते। मैं वही में क्या दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि हम यूएस को इन जनरल वर्ल्ड में यूएस को एज अ स्टैंडर्ड माने जाते हैं किसी भी कि हाँ भाई ये काम कर रहे हो तो स्टैंडर्ड है। भाई सीक्रेट सर्विस के साथ जब ऐसा हो रहा है तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, बिकॉज मैं नहीं मान सकता कि उनकी ट्रेनिंग में कमी है या उनकी कोई एसओपी में कोई वो थी। करेक्ट, बिकॉज जिस प्रोफेशन से मैं आ रहा हूँ भाई हम तो एज अ यूएस को ये मान चलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टाइप्स में। करेक्ट, ओके, तो फिर मुझे तो ये लगेगा ना कि भाई ट्रेनिंग में तो कोई कमी नहीं है इनके, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है इनसे, मतलब इनसे नहीं, मतलब किसी और से बिकॉज सीक्रेट सर्विस हर जगह मैनेज नहीं करती, क्योंकि और एजेंसी भी काम कर रही होती है। इससे जुड़ा एक और सवाल, अभी भारत में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बताया जाता है बहुत ज़्यादा खतरा है, हमारी एजेंसीज कहाँ स्टैंड करती है? देखिए अगर खतरा है जैसा आप बता रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा खतरा है और मोदी जी वे भी काम कर रहे हैं तो मीन्स हमारी एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो मैं तो यही कहूँगा। अगर आपने कहा है खतरा है तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ है, रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पे मैं जानना चाहता हूँ कि ऑलरेडी आप वीवीआईपी सिक्योरिटी में काम कर चुके हैं, तो किस लेवल का स्टैंडर्ड, जैसे आपने बताया अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड पे है, तो हम कहाँ पे हैं उससे? देखिए हर एक वीआईपी का ना अपना अपना थ्रेट परसेप्शन होता है। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ट्रम्प को ज़्यादा खतरा है या मोदी जी को ज़्यादा खतरा है या पुतिन को ज़्यादा खतरा है। हर एक वीआईपी का अपना अपना थ्रेट प्रोफाइल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सिक्योरिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी योगी जी का एग्जांपल लेते हैं, उनका थ्रेट प्रोफाइल थोड़ा बढ़ा हुआ है जी, ठीक है। वहीं पर मैं कहूँ कि मुलायम सिंह जी होते फॉर एग्जांपल, तो उनको प्रोफाइल थ्रेट परसेप्शन उतना नहीं होता, तो उनकी सिक्योरिटी उस हिसाब से रहती है फिर। ओके, तो ये कहना मुश्किल है कि भाई उनका वहाँ पे स्टैंडर्ड हमारा कहाँ है, बिकॉज हम दो अलग अलग आदमियों को अलग अलग पैरामीटर से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, भाई जिसका आदमी का थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई तेरा ज़्यादा है या तेरा ज़्यादा है, ओके, बिकॉज सब आदमी को अलग अलग चीज़ से ज़्यादा खतरा है, तो वो है। और रेगुलर रिव्यू होता है थ्रेट परसेप्शन? एजेंसीज लगी रहती हैं। ओके, हाँ, ये ऐसी चीज़ है कि भाई आपको बिना चूक की, पॉइंट क्या है ना, जैसे चाहे ये वाला फील्ड हो गया या नॉर्मल डिफेंस फोर्सेज हो गई, आर्म फोर्सेज हो गई, इनका क्या है, इनका क्या है, इनको 100 की 100 बार सक्सेसफुल होना है। करेक्ट, और जो दुश्मन उसको एक बार सक्सेसफुल होना है। करेक्ट, अगर वो एक बार सक्सेसफुल हो गया तो हमारी 99 चीज़ें कोई नहीं पूछेगा जी, कि भाई ये थे तो फेल हो गए। सो इस तरह का वो माइंडसेट रहता है। भाई हमारे लिए तो ये है कि भाई 100 के 100 बार हमें बचाना है। जैसे अभी रिसेंट अपना डेली ब्लास्ट में, उससे पहले कितने अच्छे आई मीन कितने डेंजरस थ्रेट्स थे जिसको हमारे डिफेंस न्यूट्रलाइज किया, बहुत लोगों को नहीं पता है उनको बारे में, पीपल आर नॉट टॉकिंग ऑफ इट। बट अगर एक ब्लास्ट हो गया, वो भी रेड फोर्ट की जगह पे, इतना ह्यू एंड क्राई चल रहा है कि आपने दिल्ली अनप्रोटेक्टेड है, हमारी नेशनल एसेट अनप्रोटेक्टेड है, वही जो आप एग्जांपल दे रहे हैं। वही नहीं, इवन अगर हम बात करें 2900 केजी जो विस्फोटक था उसको बरामद करना, पूरे हिंदुस्तान में छापा मारना, लोगों को पकड़ना और सभी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना, इसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। देखिए मुझे लग रहा है कि अगर ये देश अभी भी चल रहा है ना इतनी दिक्कतों के बावजूद भी, तो जितनी भी एजेंसीज है, मैं नहीं कह रहा सिक्योरिटी एजेंसीज,
कोई भी सिस्टम काम कर रहा है वो प्रशंसा के काबिल ही है। जी क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई आपको टेररिज्म से खतरा है, आपको इकोनॉमिक वनरेबिलिटीज हैं, साइबर वाले खतरे हैं, ठीक है, और अंदर देश में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो नक्सलिज्म हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इमिग्रेशन हो गया, बांग्लादेश, दुनिया भर के इश्यूज हैं, तभी भी देश एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इस प्रशंसा के काबिल है। तो ये है। एक और इशू था, हम जैसे डिफेंस फोर्सेस में हम हैं तो हम बात करते 3 pronged वॉर, हम पाकिस्तान से, चाइना से इंडिविजुअली लड़ रहे हैं, और थर्ड डायमेंशन इज हम दोनों से एक साथ लड़ रहे हैं। सिमिलरली व्हेन हम इंसर्जेंसी की बात करते हैं इंटरनल, तो 2.5 फ्रंट वॉर बात करते हैं। ओके, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइए। ओके, सो ये 2.5 वाला कॉन्सेप्ट दिया था अपने जो पहले CDS थे विपिन रावत सर ने। सो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक फ्रंट पाकिस्तान, एक फ्रंट चाइना, और 0.5 हो गया इंटरनल अपना। सो उन्होंने इसको जोड़ के 2.5 बनाया था। बट मेरा टेक ये है कि 0.5 पाकिस्तान, 0.5 चाइना और 1.5 इंटरनल। बिकॉज एज पर मी कि भाई बाहर का तो पता है कि पाकिस्तान यहाँ से या चाइना यहाँ से आएगा, जो अंदर लोग गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं उसको कैसे करेंगे, वो ज़्यादा खतरनाक है। ये दिल्ली ब्लास्ट वाले ले लो, इसमें थोड़ी कि कोई पाकिस्तान से या कोई बाहर से बंदे आ रखे थे, अपने ही बंदे हैं, और व्हाइट कॉलर वाले थे, कुछ भी, कोई ब्लू कॉलर हो, व्हाइट कॉलर हो, इट डजंट मैटर, है तो अपने लोग ही। हाँ जी। तो ये ज्यादा खतरनाक है ना। करेक्ट। भाई मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ, मेरी कमर में आप छुरा घोंप रहे, तो मैं दुश्मन से कैसे लड़ूंगा फिर? दरवाजे अंदर की ओर खोल तो मेरी तरफ से क्या है कि 0.5 1.5 अंदर की तरफ है। तो 2.5 को कैसे हम उसको प्लान और एग्जीक्यूशन करते हैं? देखिए इसमें ना ये ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी एक चीज़ की वजह से हो रहा है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, एंड प्लस ऐसा नहीं कि सब इंटरनल है, इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। आप चलो इंटरनल चीज़ों को कंट्रोल कर लो, जैसे नक्सलिज्म में हो रहा है, LW जो रेड कॉरिडोर में, वो इसलिए तो कर्व हो पाए बिकॉज चीज़ें इंटरनल थी, मैनेज हो पाई हैं। बट जो क्या कहते हैं, जो JNK वाला टेररिज्म है, यहाँ पर तो एक्सटर्नल ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल सपोर्ट है, मल्टीपल फैक्टर्स एक्सटर्नल। नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सटर्नल वो है, इंटरफेरेंस है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो इस वजह से वो चीज़ें थोड़ी लंबी लंबी चल रही हैं। और क्या कहते हैं, जो मैं अगर JNK की बात करूँ तो क्या है कि आप वहाँ लोगों से, जो जनरल लोगों से बात करोगे ना, तो क्या है कि उस लेवल तक उनका ब्रेन वॉश हो रखा है कि वो अभी नहीं, चाहे आप कितना भी उनका वेलफेयर कर लो, दे स्टिल हैव अ माइंडसेट कि भाई इंडिया उनका भला नहीं सोच सकता। आई नो वो गलत हैं, बट अब मैंने आपको बताया कि भाई अगर ये कलर मैं आपको बचपन से बता रहा हूँ ये ब्लैक है, तो आप ब्लैक ही बताओगे ना, तो अब उनके साथ वो हो रखा है। बट वो है कि जब मैंने बताया ना कि आप नक्सलिज्म खत्म कर दोगे, पर आइडियोलॉजी कब खत्म होगा उसमें टाइम लगेगा। तो सेम इज द केस विद देम। आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, गुड थिंग, मैं उसमें वो नहीं कर रहा, बट वो विचारधारा कितने टाइम में खत्म होगी, मे बी जनरेशन लग जाए उसमें चेंज होने में, तो वो है। हम टेररिज्म की बात करें, JNK टेररिज्म, वो भी डिक्लाइन पे है थैंक्स टू दी गवर्नमेंट्स एफर्ट। आई विल से कि कंट्रोल में है, कंट्रोल में है, ठीक है। माओइज्म वी हैव सेट अ डेडलाइन। सो आफ्टर दिस टू व्हाट इज द नेक्स्ट बिगेस्ट थ्रेट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हम एज ए कंट्री देख रहे हैं? विनीत सर, यहाँ पे मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, अर्बन नक्सलाइट, इसके ऊपर क्या राय है? ये भी एक पॉइंट है। हाँ, तो मुझे लगता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको दोनों अलग अलग डिस्कस करते हैं। सो रही बात कि चलो अभी JNK वाला कंट्रोल में है, ये ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट में देखिए क्या है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो गई तो अब हम यहाँ फोकस कर सकते हैं। कुछ ना कुछ नए इश्यूज, बिकॉज आप देखेंगे ना कि हमारे जो पूरा जो नेबर है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सारे अनस्टेबल हो रखे हैं अभी, तो हमारी एनर्जी वहाँ पर भी जा रही है। पाकिस्तान, चलो मुझे लगता है कि मुझे पाकिस्तान को लेकर ऐसा लगता है कि वो ऐसा है, एक ऐसा बच्चा है जो जिद्दी टाइप से, वो वैसा है। जो एक्चुअल में थ्रेट है वो है चाइना। वो थप्पड़ मारो तो शांत रहता है, मतलब उस तरह वो बच्चे की तरह है, मतलब जिद्दी है वो। भाई अब होता है ना कि पैदा हो गया तो चल ठीक है, पालना तो पड़ेगा। पेरेंट्स बार बार उसको रहता है ना, सुबह शाम थप्पड़ मारो, फिर वो शांत रहता है, अदरवाइज फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल। वही तो एक जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू थ्रेट है चाइना, बिकॉज आजकल आप देखेंगे कि अब जो लड़ाइयाँ हैं ना वो वैसे नहीं होंगी कि भाई लोगों को मारना, अब होगा सैबोटाज वाला सिस्टम, इकोनॉमिक सैबोटाइज हो गया, साइबर सैबोटाइज हो गया, आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम्स उनको सैबोटाइज करना। तो मुझे लगता है ये अब ज़्यादा थ्रेट इमर्ज होकर आएंगे। अब AI की वजह से ये चीज़ें एस्केलेट हो जाएंगी और ज़्यादा एस्केलेट वो हो जाएगा।
कुछ दिन पहले हमारे पास गेस्ट एज ए गेस्ट एक ड्रोन साइंटिस्ट थे, उनसे हम यही सब सारे बातें कर रहे थे। तो ही वाज ऑफ द ओपिनियन, बिकॉज जो आपने बताया एआई एंड अनमैन्ड जो वल्नरेबिलिटी है, दैट इज द नेक्स्ट बिगेस्ट थ्रेट फ्रॉम द एक्सटर्नल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इंटरनल थ्रेट क्या होगी? जैसे टेररिज्म हमारा इंटरनल है, ऑल्दो सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज, बट हम डील इंटरनली कर रहे हैं। और नक्सलिज्म हो गया। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो नॉर्थ ईस्ट में इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशीज एंड इमिग्रेशन है। या आप एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट फॉर लास्ट सो मेनी डिकेड्स एंड ऑल, आपका क्या ओपिनियन है? विच इज, मुझे लगता है कि अर्बन नक्सलाइट भी एक है टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल है। अर्बन नक्सलाइट की वजह से उससे क्या होगा कि जो आपकी जो आइडियोलॉजी वाली चीज़ है ना, वो अभी कंटिन्यू रहेगी। ओके, विचारधारा अभी कंटिन्यू रहेगी, उसको टाइम लगेगा क्योंकि उनको राजनीतिक समर्थन प्राप्त है उनको। तो अर्बन नक्सलिज्म से क्या है कि विचारधारा भी चालू रहेगी। वो मे बी वो जो फाइटर है वो ख़त्म हो जाए, बट वो कहीं ना कहीं वैसे इनडायरेक्टली विचारधारा में अभी चलता रहेगा। जो रही की बात की थ्रेट वाली, हाँ नॉर्थ ईस्ट वाला भी चलता रहेगा कुछ टाइम तक, मे भी चलेगा, मुझे नहीं पता उसका क्या सोल्यूशन होने वाला है। और मुझे लगता है कि उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थ्रेट्स हैं लाइक की अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एआई की वजह से बहुत सारे काम हैं जो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता है कि हमारी जनता को कितना अपने आप को अपग्रेड कर रही है और कितने लोग क्या अपग्रेड कर लेंगे, मुझे वो भी डाउट है। तो उसका भी एक सोल्यूशन कुछ मतलब देखना पड़ेगा कि कहने के लिए सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हम ही कंट्री हैं, तो सबसे ज़्यादा यूथ भी हमारे पास है। सो मुझे लगता है कि एक तो यूथ के जो एम्प्लॉयमेंट वाला है वो एक इशू रहेगा, और जो क्या कहते हैं जो इन्फ्लक्स हो रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा माइग्रेंट्स का, इनको कैसे मैनेज करना वो एक चैलेंज रहेगा। बिकॉज आप देखते हैं कि जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं इशू उठ के यही आ रहा है। करेक्ट। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी और कुछ ना कुछ नया सिस्टम लाना पड़ेगा ताकि अपने सिटीजन्स को ट्रैक कर सके कि भाई कौन, क्योंकि आप देखो आधार की भी वो हो रही है, कॉपी हो रही है, मतलब फेक आधार बन रहे हैं। तो आधार इज नो मोर, आधार पैन कार्ड सब कुछ मतलब सब कुछ वो फेक बन कर आ रहा है। तो वो है। मिस्टर राज, अब एक सवाल है डीप स्टेट, जिससे भारत क्या पूरी दुनिया हमेशा से ट्रबल में रही है, इस पे ऊपर आपका क्या विचार है? डीप स्टेट कोई ऐसा नहीं कि कोई बाहर की कोई एजेंसी है या कोई कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है। डीप स्टेट क्या होता है कि कोई भी हो ऐसा कुछ लोग हो सकता है वो डिसग्रंटल्ड हो, या गवर्नमेंट की पॉलिसी से हैप्पी ना हो, या उनके इंटरेस्ट अलाइन ना हो रहे हो। वो मे बी ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, वो मे बी पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, वो मे बी आम नागरिक हो सकता है। ठीक है, उनको सपोर्ट मिलता है बाहर के लोगों से, इवन मीडिया हाउसेस भी इन्वॉल्व, कुछ भी हो सकता है। दरअसल सही ना कि कोई भी हो सकता है, उनको सपोर्ट मिल रहा बाहर से। सपोर्ट फाइनेंशियल भी हो सकता है, सपोर्ट आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डीप स्टेट क्या करते हैं, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग, वो करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, दे ट्राई टू सबोटाज द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। करेक्ट, लाइक कि जैसे कुछ प्रोटेस्ट करवा दिए उस तरीके से। तो जैसे बांग्लादेश वाला हुआ, नेपाल वाला हुआ अभी, तो आप देखेंगे तो इस तरह के प्रोटेस्ट के लिए ना, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं थे, बट इस तरह के प्रोटेस्ट को सस्टेन करने के लिए आप विदाउट फंडिंग नहीं कर सकते। करेक्ट, राइट। अगर मुझे आंदोलन करना है तो भाई आंदोलन मैं इस मास स्केल पर नहीं कर सकता। इवन ताज़ा उदाहरण हमारा लेह का है जहाँ कोशिश की गई थी। हाँ, मुझे लगता है कि अब यार देखो डेवलपमेंट होनी है किसी से, उन्होंने एनवायरनमेंट का मुद्दा उठाया कि फ्रेजाइल है, ये है, तो आपको डेवलपमेंट भी चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो ऐसे खराब नहीं बढ़ सकता ना। करेक्ट, आपको थोड़ा बहुत ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो किसी से इंस्पायर्ड थे, कहीं ना कुछ तो था ही वो। अब देखिए गवर्नमेंट का हुआ है, वन कमेंट ऑन दैट, बट हाँ डीप स्टेट मुझे लगता है कि फिर भी अभी कंट्रोल मतलब थोड़ा सा है, वो हर जगह है, मैं मना नहीं कर रहा, बट जैसे 1960s या अर्ली 2000 पहले था कि भाई रशिया इज मैनिपुलेटिंग, यूएस इज मैनिपुलेटिंग, तो शायद उस लेवल पे उतना ना हो, बट है। गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट के शीर्ष स्तर तक उनका कहीं ना कहीं पकड़ होता है। हाँ देखिए, डीप स्टेट ये नहीं कि कोई अलग से कोई आई कार्ड बना हुआ आपका। डीप स्टेट में आप भी हो सकते हैं, आप में भी कोई ब्यूरोक्रेट हैं, आप जुड़े हुए हैं, क्या करेक्ट, तो वो है, उस तरह का है। और विद द एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड एआई एंड द इंटरनेट, ये किस पर्दे के पीछे छुपे हैं हमें पता नहीं चलता। तो हम, जैसा आपने बताया विंडशील्ड मूवमेंट था 2008 ऑफ दांतेवाड़ा, या एनएसजी के लिए था वो अटैक। आर वी वेटिंग फॉर सम मेजर इंसिडेंट या एक्सीडेंट ऐसा होने का, जब हम ऐसा कोई गर्थ या फिर क्यूआरटी टीम बनाए जो इस पे ट्रैक कर सके? देखिए या ऑलरेडी ये प्रोसेस में है? मे भी प्रोसेस में होगा, बट एक चीज़ मैं आप बताता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना,
जब तक कोई बड़ा इंसिडेंट होता ही नहीं है ना, जब तक लोगों का फिर वो एक रवैया होता है, ठीक है करते हैं, मे भी कर रहे होंगे काम, पर जिस दिन ऐसा कोई मेजर हिट हो जाएगा ना, देन वो चीज़ें फिर वो वार फूटिंग लेवल पर काम होता है उस चीज़ में। मैं भी फंसे हूँ, आप भी फंसे हैं, तो जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तभी चीज़ें जोर शोर से काम होता है, अदरवाइज वो धीरे धीरे नॉर्मल काम चल रहा होता है, नॉर्मल पेस में। तो आई थिंक मे बी दे माइट बी वेटिंग फॉर ऐसा कुछ दिन के लिए। मिस्टर राज, एक सवाल है, आपने सारे गन चलाए, वो आपका फेवरेट गन कौन सा है और हिटिंग बुलेट? देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक वर्सेटाइल वेपन चूज़ करना है तो आई से AK-47। ओके। और मुझे अगर चूज़ करना है कि बढ़िया वेपन जो बहुत एक्यूरेट फायर करता हो, वो है MP5। ओके। क्योंकि MP5 रिकॉल बहुत कम है, बहुत अच्छा वेपन है और एक्यूरेट फायर करता है। AK-47 जब आपको जोरदार फायर करना है ओके। और ज़्यादा इम्पैक्ट डालना है तो AK-47। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हूँ, कितना फ़र्क? देखिए, बुलेट प्रूफ में मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ओके। ठीक है, उसमें एक तो किस ग्रेड का है BP वो है, प्लस में किस तरह का कैलिबर का राउंड आपको हिट हो रहा है, कौन से वेपन से हिट हो रहा है, कितनी दूरी से हिट हो रहा है, डिस्टेंस भी मैटर करेगा। हाँ, वो तो इतने सारे फैक्टर्स के बाद वो रहता है। MMG को किस तरह से आप आंकते हैं इनकाउंटर में? MMG ऐसा है कि अगर MMG इनकाउंटर में चल रही है तो फिर दुश्मन की बस की बात नहीं है कि अपना सर उठाए ऊपर। रीज़न है कि वो इतना ताबड़तोड़ फायर करती है, वो आग लगा देती है जंगल में। ओके। हाँ। 1 मिनट में कितनी राउंड? उसकी मैगजीन होती है 30-30 राउंड की। अगर 2 MMG लगी हैं, बारी बारी फायर कर रही हैं, तो दुश्मन की मजाल नहीं है कि फिर तो भागे गई हो। रॉकेट लॉन्चर? रॉकेट लॉन्चर फायर करने में मजा तो आता है, पर आप जंगल में फायर करेंगे हो सकता है आपके कानों में से खून भी आ जाए, बिकॉज उसमें इको बहुत आता है जंगल में। कंधे पे आप देखिए, ओपन ग्राउंड फायर कर रहे हैं तभी भी आप देखिए कितना शोर करता है, पर जंगल में तो उसका इको आता है। ओके। तो जंगल में फायर करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट हाँ, इनडायरेक्ट फायर के लिए इज गुड। आप टारगेट पे हिट करना तो गुड है, और ऊपर जाके बस कराना तो भी अच्छा है। MMG से इनकाउंटर में फायर किया आपने? नहीं, LMG कैरी किया है हमने। LMG? हाँ, MMG तो यूजुअली क्या होता है, जब कोई बटालियन लेवल ऑप्स होता है, जिसमें कोई बड़ा ऑपरेशन हमें लॉन्च करना है, तब MMG जाता है। बिकॉज MMG कैरी करने के लिए आपको 2-3 लोगों का उसमें करना पड़ता है, बिकॉज उसका स्टैंड होता है। हाँ, एक फिर भी FN की मिनी करके एक MMG आएगी, बेल्जियम मेड है, जिसको आप हाथ में लेके फायर कर सकते हैं, वो भी आ गई है। पहले MMG वो जो बैटल क्वीन थी बड़ी वाली, जिसका ट्राइपॉड लगता था, करेक्ट, पहले वो जाता था, तो वो तो मैंने तो अपने टाइम में तो नहीं देखा लेके जाते हुए, बिकॉज इस लेवल के इतने बड़े ऑपरेशंस हुए नहीं। बट हाँ, मिनी आ गई है तो लोग लेके जाते हैं, फायर करते हैं हाथ में। राज, हम आर्मी या फिर अपने होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं, वेपन ओवर दी एजेस मॉडिफाई होते आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं, बट आप जिनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके एग्जांपल लेते हैं नक्सल्स का लेते हैं, उनके पास सोर्स ऑफ वेपन कहाँ है, नंबर 1, एडवांसमेंट ऑफ वेपन कहाँ है, और क्या वेपन ही उनको जिता रही है? सप्लाई ऑफ वेपन। देखिए कि ऐसा नहीं कि उनके पास कोई सप्लाई है एम्युनिशन का, वेपन का, जो भी उनके पास एम्युनिशन है, वेपन है, वो लूटा हुआ है हमारे लोगों से, पुलिस से, या हो सकता है CAPF से लूटा हो। ठीक है, बिकॉज मैंने बताया ना, CAPF से पहले वो मैंडेट था नहीं लड़ने वाला, तो लूटा हुआ है। तो लूटा उन्होंने है, ये लगा लो कि 2008 तक तो लूटा ही लूटा है पुलिस स्टेशनों से, और पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दिया उन्होंने उस तरीके से। ठीक है, रही बात कि भाई उनके पास जब वेपन इतने एडवांस, वही नॉर्मल AK-47 इंसास, LMG नहीं, वो SLR, हाँ, उस तरह के वेपन्स हैं, देसी भरमार वगैरह भी हैं। सो इतने लंबे टाइम को सस्टेन कैसे किया? मुझे लगता है सबसे खतरनाक वेपन जो उनके पास है वो है IED। वो है IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव IED। ओके, IED, हाँ, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज जो हुई हैं फौज की उस वजह से हुई हैं। वो भी लूटी हुई है या बनाई हुई है? IED इज लाइक वो है बना के रख दिया। और IEDs के लिए जैसे क्या है कि अब वो जो भी ये रीजन है, दैट इज रिसोर्स रिच, तो वहाँ क्या है, डेटोनेटर्स वगैरह आते हैं, माइन को एक्सप्लोजन, वहाँ से लूट लिया। ओके, कॉडेक्स वायर लूट ली। ठीक है, वहाँ पर जब हाई एक्सप्लोजिव है, कोई RDX है या प्लास्टिक PEA है, वो लूट लिए, तो उनसे फिर वो IED बना दी। सामान सारा वही रहता है, जैसे यूरिया वाला वो सामान वो रहता है, पर मैकेनिज्म बिल्कुल देसी वाला मैकेनिज्म लगा दिया। तो सबसे बड़ा खतरा वेपन जो खतरा रहता है वो इस चीज़ से रहता है, IED से। गन फाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात इतना लंबा सस्टेन कैसे कर पाए, कि इनका क्या रहता है ना कि ये वो नहीं करते, ऐसे नहीं कि रोज फायर प्रैक्टिस चल रहा है इनका, वो नहीं करते। इवन जो इनकी ट्रेनिंग चलती है उसमें बहुत ही मिनिमम बेयर अमाउंट वो फायर करते हैं। लाइव एम्युनिशन बहुत कम फायर कंजर्व करके रखते हैं। बिल्कुल कंजर्व करके रखते हैं ये, तो वो है। और रही बात कि भाई इतना लंबा कैसे खींचते चले आए, तो यार इसमें तो मुझे लगता है कि एक नेक्सस वाला है,
जब विल होगी तो ही चीज़ें ख़त्म होती हैं। इसलिए कि आप जब चाहोगे तो ही आप करोगे चीज़ें। मैं कितना आपको समझा दूँ, आप कितना इनको समझा दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपकी चाह नहीं होगी, जब तक गवर्नमेंट का विल नहीं होगा कि लोगों इन चीज़ को, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, तो ही हो पाता है। मेरे ख्याल से वेपन कितना भी किसी भी ग्रेड का हो। राइट, मैं उस पर आता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको एडवांस वेपन दे दिया, मैंने ड्रोन्स दे दिया आपको, उससे आप वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज वेपन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको वेपन दे दिया पर आपको वो माइंडसेट नहीं है, वो आपको टैक्टिक्स के बारे में नहीं पता, तो उस वेपन से करोगे क्या? नहीं समझे? तो जैसे बोलते हैं ना कि वेपन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैन बिहाइंड द वेपन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो है, तो दैट गोज वेरी वेल विद देम। तो दैट विल, दैट पुश, दैट कमिटमेंट टू डू समथिंग रॉन्ग और गुड, जैसे हम अपने फोर्सेस कमांडोज की बात करते हैं, उनका ये कमिटमेंट रहता है कि मैं ये मिशन अचीव करके आऊंगा, दैट इज द रीजन फॉर द सक्सेस, नॉट द हेवी मशीनरी। ऑफ कोर्स दे आर द कंट्रीब्यूटर। बिल्कुल सेम नक्सलिज्म का, वो भले हाथ में एक देसी कट्टा लेकर के हों, बट जो उनके अंदर जो उनका माइंड वॉश्ड है और जो उनका वाई है वो इतना स्ट्रांग है कि उस कट्टे से ही वो अगले को साफ कर देते हैं। बिल्कुल। और वही है कि उनका क्या है कि बिल्कुल कंजर्व कर रखते हैं, वो तभी उनको करते हैं जब उनकी जान पे आ जाती है। अदरवाइज वो ऐसे कोई नॉर्मल फायर पैटे ऐसे ज़्यादा नहीं, वो ख़त्म करते हैं उसको। राज, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है कि नाउ वी ऑल थ्री आर रिटायर्ड नाउ। एट द टाइम ऑफ सर्विंग वी सर्व विद द वैलर एंड पैट्रियोटिज्म फॉर अवर कंट्री। लेकिन अब जब हम रिटायर हो रहे हैं तो हम अपने सिविलियंस फ्रेंड्स को देख रहे हैं, नई जनरेशन यूथ को देख रहे हैं जो अपने अपने काम में बिजी हैं। सम पोर्शन ऑफ देम ज्वाइन फोर्सेज ऑल्सो। इज देयर एनी चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द पब्लिक कि अब देश के प्रति पैट्रियोटिज्म कहीं कम हो रहा है, या सिर्फ पेपर और नेशनलिज्म हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में ही रह गया है? आजकल मैं जो सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो पैट्रियोटिज्म है वो रह गया है 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए, या रील्स में दिखता है। हाँ वो रील्स में दिखता है। और दूसरी बात क्या है कि शायद सोशल मीडिया की वजह से लोग ज़्यादा सेंसिटाइज हो गए हैं। मेरा मतलब इसी में वैसे एक मैसेज है लोगों के लिए, जो भी लोग हैं, कि देखिए आप पॉलिटिकल मतभेद हैं वो रखिए, बट व्हेन इट कम्स टू योर नेशन, वहाँ पर आपके पॉलिटिकल मतभेद नहीं होने चाहिए। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपस में किसको वोट देना है, कौन सी पार्टी सपोर्ट करना है, वो आपको पर्सनल चॉइस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लड़िए। बट जहाँ देश की बात आती है, जहाँ वहाँ पर आपको एक ही रहना है, तो वो चीज़ शायद लोगों में ख़त्म हो गई। पॉलिटिकल डिवाइड ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में, वो है। और रही कि सर्व करने की बात, तो नो डाउट आई थिंक ऑब्वियसली मतलब जो एज अ आर्म फोर्सेस दे सर्व गिव यू एज अ गुड एक्सपोजर और गुड करियर ऑप्शन। और लोगों को शायद मुझे लगता है कि थोड़ा मे बी रॉन्ग, मैं चाहता हूँ मैं गलत भी हूँ उस चीज़ में, कि पैट्रियोटिज्म वाला इतना कुछ रहा नहीं है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। गवर्नमेंट अपने साइड से मैं देख रहा हूँ पुश कर रही है, एनसीसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, लॉट ऑफ फंडिंग हैड बीन रिसीव्ड। यस। या उसके सो दैट दे गेट सम एक्सपोजर कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। बिल्कुल। और उसका ना एक फ़ायदा और भी है कि जब लोग एनसीसी और इन सब में, अग्निवीर में, उसमें जब जाएंगे तो इससे क्या है कि दे आर प्रिपेयरिंग अ सिविल डिफेंस फोर्स ऑल्सो। एक माइंडसेट का तो डाल ही देंगे। राइट। तो वो भी एक आपका बैकग्राउंड वो भी तैयार हो रहा है कि जब कोई ऐसी कंटीजेंसी आएगी तो एटलीस्ट कुछ लोगों को ये तो पता रहेगा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होता है तो और या रिलेट कर सके। जब हम कुछ बातें हो रही हैं या कुछ, जैसे सिंदूर में हमने सबसे बड़ा एग्जांपल देखा इस चीज़ का, सिविलियन माइंडसेट का। कि सिंदूर में जो कॉपरेशन हमें सिविलियन से मिला, व्हाटएवर, थोड़े तो लेफ्ट राइट चलते रहते, बट काफ़ी अच्छा कॉपरेशन मिला, मे बी बिकॉज ऑफ दैट पुश बाय द गवर्नमेंट की जनरल अवेयरनेस was very high. Right. Whether it is in the terms of the data protection या सपोर्ट टू दी फोर्सेस, या सस्टेनेबिलिटी की जो बात करें हम कि लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर के लिए देयर वाज थम्स अप फ्रॉम ऑल दी सेक्टर्स ऑफ दी सिविलियन सोसाइटी। बिल्कुल। और वही मैं कह रहा हूँ कि यही होना चाहिए जब व्हेन इट कम्स टू योर नेशन, एक रहना है। जो लोग बोलते हैं ना कि तो भाई बाउंड्री तो सरकारों ने बना दी है, भाई ये बाउंड्री नहीं होंगी ना, लोग कपड़े फाड़ के ले जाएंगे आपके। ये बाउंड्री है जो आप इतना हंस गा रहे हो, खेल रहे हो, सेफ महसूस कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही है, ये बाउंड्री आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। और बाउंड्री पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका रिगार्ड भी करें, उनके साथ खड़े हों, और इससे देश के प्रति प्यार केवल रील से नहीं जगेगा, उनके साथ सम्मान देने से, साथ खड़े होने से लगेगा। नहीं बिल्कुल। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा तो ये भी कहना है कि चलो वर्दीधारी ठीक है,
इसके अलावा हमारी बहुत सारी एजेंसी है जिनका तो नाम ही नहीं आ पाता कहीं, और वो आएगा भी नहीं शायद। तो यही है जो हमारे सोशल फैब्रिक और नेशनल सिक्योरिटी को बचा के रखा हुआ है। तो बजाय कि किसी बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस होने के, आप अपने अंदर देश में रोल मॉडल देखिए ना आप। करेक्ट। वो जो रोल मॉडल है वो अपने उनके हिसाब से है, आप अपने यहाँ देखिए। और आप जैसे लोग रियल में रोल मॉडल हैं हमारे सोसाइटी के, देश के और युवा पीढ़ी के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस काबिल हम बन पाते हैं तो नथिंग लाइक इट। कोबरा कमांडो, एनएसजी कमांडो, झारखंड का पहला ऑपरेशन जंगल के बीच, पहली गोली चली, सिर के 2 इंच ऊपर से निकली, कैसा लगा? बड़ी ने बताया कि एनकाउंटर हो गया। मैंने एनकाउंटर हो गया तो आगे बढ़ो, रुकना क्यों है? राजीव, पहली गोली की आवाज़, लाइव गोली की आवाज़ सुनने के बाद दिमाग में पहला ख्याल किसका आया? घर वालों का या अपने बड़ी का? किसी का नहीं, दुश्मन का। कोबरा कमांडो मिस्टर राज, जब ऑपरेशन पे होते हैं तो सामने दुश्मन याद आता है या पत्नी? नहीं, ऑपरेशन में तो फिर तो टारगेट क्लियर है, वहाँ फिर घर को याद करेंगे तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग योर मिशन। राज, अगर आपके ऊपर एक मूवी बने तो उसका हीरो कौन रहेगा? मुझे रखो ना। मिस्टर राज, कई ऑपरेशन बात की आपसे जहाँ पे आपको लगता था कि कुछ और मारना था और गिनती बची हुई होती है, उसके बाद क्या महसूस होता है? यही था कि वो मिस हो गया। अदरवाइज जो एक एनकाउंटर था जिसमें काफ़ी अच्छी किलिंग की थी, वो थोड़े बच के भाग गए, नहीं तो अदरवाइज उस दिन तो एकदम क्लीन सफाया कर देते बस। दुश्मन की गोलियों से डर लगता है या बीवी के तानों से? ये तो जग जाहिर है। घर का दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन। मिस्टर राज, जब किसी मिशन में किसी साथी को गोली लगी हो, आपके अंदर क्या चल रहा था? बस उस टाइम तो ये रहता है कि इसको बचाना है, बिकॉज ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है। तो उस टाइम तो एक ही ख्याल चल रहा था, उसको जैसे तैसे करके बचाना है। बिकॉज मैंने दोनों साइड का ब्लड देखा हुआ, अपने साथी का भी और एनिमी का भी। तो उस टाइम तो कोई और ख्याल आता ही नहीं सेकेंडरी। Mr. Raj, tell us about one of your strongest quality which binded you your service career throughout. सो आई विल से कि माई टीम, जो मेरी टीम के साथ मेरी बॉन्डिंग थी, बिकॉज जो भी मैं हूँ या जो भी मैंने अचीव किया है वो बिकॉज ऑफ माई टीम। सो वो था। एज ए कमांडो मिशन पे होते हैं, मन में क्या चलता है? मन में तो मिशन ही चल रहा होता है, बिकॉज सेकेंडरी थॉट्स लाने का कोई पॉइंट बनता नहीं उस टाइम। तो मिशन इज क्रिटिकल। A moment in your service career जब आपको लगा अब यहाँ से घर तो नहीं वापस आ पाएंगे, मौत सामने है? टू बी फ्रैंक ऐसा कभी लगा नहीं। मतलब ये ज़रूर रहता था कि जब स्पेशली हमारा जो बंदे जो मैं बताया था एवेक्यूएशन कराया था, उस टाइम ये लगा था कि बस यार इसको कुछ ना हो, इसको कुछ ना हो। बिकॉज यू नेवर नो, गोली किसी को भी लग सकती है, बिकॉज वी हैव वॉलंटियर फॉर दिस। तो उसमें वो डाउट नहीं था। बस एक बार जब लग गई थी एक बंदे को तो माइंड में वही था कि इसको बचाना है, बस ये है। मिस्टर राज, कोबरा कमांडो, एनएसजी कमांडो शादी हुई थी, डिस्क्लोज किया था? हाँ, ये किया था कि ऑफिसर है, दैट्स इट। ये नहीं बताया कि भाई खून खराबा करके आ रखे हैं, वो नहीं कभी बताया मैंने। तो दोस्तों, जैसा आपने हमारे पॉडकास्ट में सुना मिस्टर राज के कैरियर जर्नी और उनके इंटेलेक्ट एंड अप्रोचेस फॉर दी कंट्री एंड इट्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. आफ्टर हिज outstanding career with the Cobras and NSG, now he is a retired veteran and he runs his own YouTube informative channel with the same name, Raj Sharan. He is also an active career counselor and a business security consultant. So you can reach out to him with the given details in our YouTube channel for any services related to it, and he's a fantastic speaker. You can reach out to him for any other suggestion and discussion on the given topics. Thank you so much for bearing with us. Please follow us, and also you can give us suggestion for our next lineup for the guest. Thank you. साथियों, आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा और मिस्टर राज शेरॉन के जीवन की और उनके साथ अनछुए पहलुओं को आज हमने टच किया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।